स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो अपना प्राइमरी फोकस्ड है वो है टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रेटजी और जो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिन पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको दोनों चीज़ें डिस्कस करूंगा कि आपको क्या स्ट्रेटजी जो 29th के बाद में आपको 29th ऑनवर्ड्स आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और साथ में किन आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर में अपना ऐसे प्रिपेयर करना है। तो पहले बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर में। तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे? आप शुरुआत करोगे अपना एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करोगे। जिन बच्चों ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की है, फर्स्ट टाइम 29th ऑनवर्ड्स प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू करेंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो वो अपना एक प्रॉपर रजिस्टर बनाएंगे। उस रजिस्टर में आपको क्या करना है, जो भी आपको ऐसे कि आप डेली आप प्रैक्टिस करोगे या जो आप पढ़ोगे, आपको एटलीस्ट इन 7 दिनों में 50 टॉपिक्स कवर करने हैं। घबराना नहीं अभी कि 50 टॉपिक्स ज्यादा होते हैं। आपको 50 टॉपिक्स कैसे कवर करने हैं, पहले मैं आपको एक पहले ब्रीफ देता हूँ कि आपको करना क्या है। रजिस्टर के हर एक पेज पर आपका एक टॉपिक कवर हो जाना चाहिए। उस टॉपिक में आप क्या करोगे, उस टॉपिक में कोई भी, जैसे आपने एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक पे आपको पूरा लिखना नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ उसका इंट्रो और कंक्लूजन, 3-4 लाइन का इंट्रो और 3-4 लाइन का कंक्लूजन टॉपिक पे आप क्या करोगे। जो भी आप रेफरेंस मटेरियल पढ़ते हो, आप चाहे अपने कोई मैगजीन पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो या गूगल से देखते हो, जो भी आप रेफरेंस मटेरियल पढ़ रहे हो, तो उस टॉपिक पर आपको 3-4 लाइन का इंट्रो और 3-4 लाइन का कंक्लूजन लिखना है। और जो आप बॉडी फिल करने के लिए सिर्फ आपको 5 आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं बुलेट पॉइंट्स में। ये जो आपका रफ रजिस्टर है, इस रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, जो आपका नोट्स वाला है, एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका जो आप नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करोगे अपने रजिस्टर में, कि आप किसी भी टॉपिक पे पहले इंट्रो और कंक्लूजन 3-3, 4-4 लाइन का लिख लोगे। बॉडी में जो आप कंटेंट लिखोगे एग्जाम में ऐसे में, तो यहाँ आप रजिस्टर में सिर्फ क्या करोगे, बुलेट पॉइंट्स में, कि ये 5 आर्ग्यूमेंट मेरी बॉडी के अंदर में मैं इस टॉपिक पर देने जा रहा हूँ। कोई भी 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उस टॉपिक से जो रिलेटेड है, बुलेट पॉइंट्स में 2 फैक्ट्स और 5 से 6 कीवर्ड्स। ये आपका उस टॉपिक का आपका नोट्स रेडी हो गया। तो आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक आप उठाओगे ना, तो उसको जब आप रजिस्टर में लिखोगे, तो ये नहीं कि उसको पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिख रहे हो, नहीं, आपको सिर्फ उसका इंट्रो, सिर्फ उसका कंक्लूजन लिखना है। मेन बॉडी में आपके 5 विचार क्या होंगे, वो 5 विचार आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखने हैं और 2 फैक्ट्स आपको उसके बारे में लिखने हैं और जो इंपॉर्टेंट 5 से 6 कीवर्ड्स, जो शब्द आप यूज करोगे उस ऐसे में, वो आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार क्या होगा, हर रजिस्टर के एक पन्ने पर आपका एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप डेली 6 से 7 टॉपिक्स कवर कर पाओगे। बहुत ज्यादा लिखना नहीं है। लिखना कब है वो मैं बताता हूँ आपको। तो आप जैसे कोई भी एक टॉपिक उठाया, लेट से आपने इन्वायरमेंट पे कोई टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो कि मैं इन्वायरमेंट पे आज मेरा टॉपिक है, तो आप उस इन्वायरमेंट का इंट्रो और कंक्लूजन जिस भी जहां से आप पढ़ रहे हो और जो भी आपका कंटेंट है, फटाफट रीड करके आपने देख लिया कि इसका ये 3-4 लाइन का इंट्रो बनता है, ये 3-4 लाइन का इसका कंक्लूजन बनता है। देन जो आपके बॉडी के अंदर में जो आप इंपॉर्टेंट आर्ग्यू करोगे, उसको बुलेट पॉइंट्स में कि इन्वायरमेंट के ऊपर में जी ये 5 तरह के मैं तर्क दूंगा। इसके अलावा इन्वायरमेंट का जब टॉपिक डिस्कस होता है तो किस तरह के कीवर्ड्स यूज होते हैं, वो कीवर्ड्स आप लिख लोगे और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो आप लिख लोगे, ठीक है, उस रजिस्टर में। तो इस तरह से आपका हर पेज पे एक नोट्स आपके बनते जाएंगे और आपके टॉपिक्स भी फटाफट कवर होंगे। तो डेली बेसिस पे क्या होगा कि आप इंस्टेड ऑफ एक दिन में एक टॉपिक प्रिपेयर करें, एक दिन में आप 6-7 टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको नोट्स में बहुत कम लिखना है। तो अब आपका जो टीयर 3 का डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम है, आपका समय तो है कम, और हमारा उद्देश्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर करके जाएं, ताकि एग्जाम में कहीं से भी अपने को पूछा जाए तो अपने पास में उसमें लिखने के लिए रेलेवेंट मटेरियल हो, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका कि आप एक रजिस्टर बनाओगे। उस रजिस्टर में जो 50 टॉपिक्स जो मैं अब आपसे डिस्कस करूंगा, उस टॉपिक्स में से आप कोई भी रेलेवेंट 5, 6, 7 टॉपिक्स डेली बेसिस पे आप उसके अंदर में इस तरह से नोट्स बनाओगे, ताकि एग्जाम देने से पहले जो एक दिन पहले या 10 घंटे पहले, 20 घंटे पहले आपके लिए रिवीजन के लिए आपके पास में एक इफेक्टिव आपका खुद का बनाए हुए नोट्स हों और उन चीजों को फिर आप इंटरलिंक भी कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, रजिस्टर मेंटेन करना फॉर नेक्स्ट 5 to 6 डेज बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो आप उसमें लिखोगे, दूसरा आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे, और तीसरा जिस तरह से मैं बता रहा हूँ तो आपके नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा कवर हो जाएंगे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि एक ही टॉपिक को ज्यादा देर तक घिसना पिटना नहीं है, हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है टॉपिक्स कवर करें। तो क्या करना है, एक बार फिर से देख लें कि आप रजिस्टर मेंटेन करोगे। रजिस्टर में कोई भी एक टॉपिक जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, एक टॉपिक उठाओगे, उस टॉपिक का इंट्रो और कंक्लूजन 3-4 लाइन का लिख लोगे। उसके अंदर बॉडी के अंदर में जो आप 5 पॉइंट्स आर्ग्यू करोगे, उसको सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में लिख देना है कि इस टॉपिक के ऊपर में ये 5 चीजें या 5 तरह के विचार मैं प्रस्तुत करूंगा, इसके 4 या 5 आपके कीवर्ड्स जो मैं यूज करूंगा, और 2
फैक्ट्स, कोई भी 2 रेलेवेंट फैक्ट्स उस टॉपिक के ऊपर में जो आप नोट डाउन कर लोगे, और ये रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर आपको पूरा का पूरा आपको मार्क्स देकर जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया ऐसे के लिए। और लेटर के लिए क्या करना है कि आप रजिस्टर सेपरेट एक लेटर का रजिस्टर बनाओगे, उसमें पहले तो सारे फॉर्मेट्स आप लिख लोगे, जितने जितने टाइप के, चाहे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के जितने फॉर्मेट्स आते हैं। दूसरा, डिफरेंट टाइप्स के जो लेटर्स होते हैं उनका इंट्रो और कंक्लूजन आप लिख लोगे। करेक्ट, शिकायत का पत्र होता है, रिक्वेस्ट का पत्र होता है, छुट्टी का पत्र होता है, तो अलग अलग तरह के जो पत्र होते हैं उन सब पत्रों का इंट्रो और कंक्लूजन आपको लिखना है। बॉडी का कंटेंट जो होता है वो तो आप जो 7 प्रैक्टिस अभी आगे आते हैं वो सफिशिएंट है, लेकिन आपको इंट्रो और कंक्लूजन, इंट्रो कंक्लूजन ऐसे में इंट्रो कंक्लूजन लेटर के अंदर में आपका बिल्कुल रेडी होना चाहिए। एग्जाम में जाने से पहले आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये टॉपिक के ऊपर मेरा क्या इंट्रो होगा, ये टॉपिक पे मेरा कंक्लूजन क्या होगा। बॉडी के लिए ऐसे के अंदर में आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, और लेटर के अंदर में आप उन्हीं प्रिंसिपल्स पे आगे आप काम कर सकते हो। तो आपको सारे फॉर्मेट्स लिख लेने हैं पहले तो अपने रजिस्टर के अंदर में। दूसरा, और इंट्रो और कंक्लूजन जो है वो आपको अलग अलग टाइप के 15 टाइप में आपके मोटा मोटी सारे कवर हो जाते हैं, जितनी मेरा अनुभव है, तो आपके डिफरेंट इंट्रो और कंक्लूजन कवर हो जाते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी नोट्स मेकिंग की, समझ में आ गए। तो 7 दिनों के अंदर में आपको ताबड़तोड़ तरीके से अपने ऊपर काम करना है, और बिल्कुल सोचना नहीं है कि 50 टॉपिक्स कैसे होंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, आप बस फटाफट रीड करो, फटाफट रीड करते नोट्स बना के आगे बढ़ो। ये नहीं कि एक ही टॉपिक पे उलझे हुए हैं, आपने उस पर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद में 15 मिनट में अपने नोट्स रेडी किए, 1 घंटे के अंदर में आपका एक टॉपिक खत्म, फिर मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो आप नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके जितने ज़्यादा कवर हो जाएंगे उतना ही बेटर आपको अपने ऊपर भी फील होगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन है। दूसरा, आपके पास आर्ग्यूमेंट्स भी ठीक ठाक हो जाएंगे हर टॉपिक में। अगर आपके पास में 3, 4, 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं और आपके रटे हुए हैं तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा लिख सकते हो। तो जो बच्चा बिना रजिस्टर या बिना नोट्स के जाता है एग्जाम के अंदर में, वो अच्छा ऐसे नहीं लिख पाता है, क्योंकि क्या होता है कि एक तो आपको वहाँ रफ वर्क करने को नहीं मिलता है, दूसरा आप इंट्रो और कंक्लूजन अगर आपका पहले से माइंड में सेट नहीं है कि इस टॉपिक पे मेरा क्या इंट्रोडक्शन होगा, तो वहाँ आप रैंडमली आप कुछ भी लिख सकते हो। आपका स्टेट ऑफ माइंड वहाँ कैसा होगा उसके आधार पर आप कैसा भी इंट्रो और कंक्लूजन लिख सकते हो, तो आपके अब पेपर बिगड़ने के चांस होते हैं। इसलिए हम पहले से ही अपना इंट्रो और कंक्लूजन हर टॉपिक्स पे तैयार करते हुए चलें। और बॉडी के लिए आपके पास में बुलेट पॉइंट्स में आपके पास में आर्ग्यूमेंट है, 2-3 फैक्ट्स हैं, और आपके कीवर्ड्स 5-6 आपको रटे हुए हैं। तो बड़ी सिंपल सी साइंस है। इस तरीके से अगर आप अपने नोट्स बना लोगे और आपके 50 टॉपिक्स कवर्ड है अलग अलग टाइप के, तो मुझे नहीं लगता आपका ऐसे आपकी रेंज से बाहर होगा, और इनफैक्ट आप बहुत बेटर पोजीशन में होंगे उसका आंसर करने के लिए। और लेटर के लिए भी मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चे क्या करते हैं कि वो लिखने लग जाते हैं पूरा पूरा पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, और दिन भर लिखते रहेंगे, उसमें से 2 ऐसे लिख पाएंगे। उसकी वजह क्या है, पढ़ो ज़्यादा और नोट्स बनाओ इस तरीके से, और प्रैक्टिस करनी है। तो डेली आपको एक ऐसे और एक लेटर की प्रैक्टिस तो लिखने की करनी है। तो हमारा जो बैच शुरू हो रहा है 29 से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, या आप जहाँ भी आप कहीं भी पढ़ रहे हो या जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि उस पर फीडबैक आपको मिलना जरूरी है कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, ताकि जो बेसिक लेवल की मिस्टेक्स हो एग्जाम में जाके नहीं हो, जो इजीली सुधर सकें, है ना। तो इसके अलावा आपको ये करना है। तो आपको सर इतना टाइम कहाँ से लाएंगे निकाल के, तो टाइम तो भैया आपका सिलेक्शन है, आपकी रैंक है, आपको 75 मार्क्स चाहिए, तो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। और 14 से 15 घंटे तो 7 दिनों तक दिए ही जा सकते हैं, बस 8 घंटे सोना है, बाकी 14-15 घंटे आपको पढ़ना है। और करना क्या है इसके अलावा, तो अपने 50 टॉपिक्स कवर करके ही करके जाने हैं। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं अभी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसके अलावा जो मैंने तरीका आपको बता दिया है कि हर टॉपिक पे आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं। हर रजिस्टर में आपका जो लेटर का रजिस्टर है या जो आपका ऐसे का रजिस्टर है, उसमें इसी फॉर्मेट में आप नोट्स बनाओगे, और प्रैक्टिस के लिए एक प्रैक्टिस आप 1 घंटा बैठ के कर दोगे, और उस पर फीडबैक जरूर ले लीजिएगा कि उसका फीडबैक क्या है जहाँ से भी आप कर रहे हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि जो ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स कौन से होंगे। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होएगा तो पेशेंस रखना है। दूसरा, घबराना नहीं है कि सर क्या होता है कई बार कि इतना टॉपिक्स देख के फर्स्ट टाइम बच्चा देखेगा तो उसको लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। तो वो दिमाग से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हटा देना है, अभी मैं बता रहा हूँ। और क्योंकि क्या होता है कि आप फर्स्ट टाइम जरूर टाइम लगता है कि पहले दिन आप बैठोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा कि एक दिन में 2 या 3 टॉपिक ही हुए, लेकिन बाय द टाइम दूसरे, तीसरे, चौथे दिन में आप एक दिन में 10-10, 12-12 टॉपिक्स भी करने लग जाओगे, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे को रेलेवेंट नोट्स में तो इतना ही लिखना है ना, इंट्रो, कंक्लूजन, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 2 फैक्ट और 5 शब्दावली। फोकस ही मेरे को वहाँ करना है, लिखने पे नहीं करना है। लिखने के लिए तो एक आपको एक लेटर और एक ऐसे दिन में जब भी आप कहीं भी टेस्ट सीरीज जो भी आपने ज्वाइन की हुई है वहाँ आपको बस लिखने के लिए आपको इतना ही टाइम स्पेंड करना है, बाकी टाइम तो आपको पढ़ाई करना है, नोट्स बनाना है, राइट। तो किया जा सकता है, यस किया जा सकता है, हम भी तो करते ही हैं। तो हमने जो है इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स, थोड़े से ज़्यादा होंगे, उसमें से कुछ टॉपिक्स तो मैंने अपने यूट्यूब लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं, तो आप मिशन रैंकर्स की यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देखो। और 29 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है वो मैं खुद कवर भी करवाऊँगा। और
इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट भी रहेंगे आपकी उस कोर्स में, और जो बच्चे खुद करना चाहते हैं तो उनके लिए मैंने तरीका बता दिया है कि आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है, और आपको ऐसे और लेटर आप जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं आप वहाँ तैयारी करिए, और टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो बियर करना, थोड़ा सा लंबा लेक्चर है, पेशेंस रखना है, और ये टॉपिक सारे कवर करके ही जाने हैं, और होएंगे टॉपिक्स कवर होएंगे अगर आप डिटरमिंड हो। जब मैं डिटरमिंड हूँ तो आप भी डिटरमिंड रहो कि हाँ हमको करने हैं टॉपिक्स, हम सारे टॉपिक्स करके जाएंगे। और इतने नोट्स बनाने, एक पेज का नोट्स है आपके, एक पेज के एक टॉपिक के ऊपर में उनका रट्टा लगाना है और पहुंच जाना है एग्जाम में, फिर देखो आपको मार्क्स कैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी पूरी साइंस के साथ जाई जाती है। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो अपना पहला जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट है, ये है ना। ऐसे के लिए जो टीयर 3 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं, ये उसकी लिस्ट है। तो पहला हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट। अब ये जो मैंने लिस्ट प्रिपेयर की है, तो इसमें आपको क्या चीज सीखने को मिलेगी या क्या चीज जानने को मिलेगी अदर देन द टॉपिक का नेम। उसके अलावा मैंने कोशिश की ये समझाने की कि एग्जामिनर ये सवाल किस पृष्ठभूमि से या किस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछ सकता है, और इसी सवाल के अलग अलग सब उप क्वेश्चंस, उप प्रश्न क्या हो सकते हैं, क्योंकि कई बार हम एक टॉपिक प्रिपेयर करते हैं लेकिन उसके अंदर भी कई 2, 3, 4, 5 सब टॉपिक्स होते हैं। तो आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर करोगे तो साथ के साथ में उन सब टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करते हुए चलना है। और दूसरा मैंने इसमें कोशिश की है कि भाई इसका कॉन्टेक्स्ट बताऊं कि क्या न्यूज में रहा था, क्या कारण रहे थे, किन कारणों की वजह से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या मैंने सिलेक्ट क्यों किया है कि इस पे सवाल बन सकता है। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। तो पहला अपना टॉपिक है डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, है ना, मेंटेनिंग द फाइन बैलेंस। तो विकास और जो पर्यावरण है, हम उसके बीच में हमें एक पर्याप्त संतुलन जो है वो बना के रखना है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, कारण ये है कि अभी जो COP26 की मीटिंग हुई थी ग्लासगो यूके में, जो बच्चे नहीं जानते हैं COP26 तो पर्यावरण सम्मेलन जो विश्व स्तर का सबसे बेहतरीन, जो सबसे उच्च स्तर का जो पर्यावरण सम्मेलन होता है उसका नाम होता है COP26। COP नाम होता है, 26 मीटिंग थी उसकी, ग्लासगो यूके में अभी हुई थी। तो इसमें जो है पर्यावरण को बचाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं डिफरेंट नेशन द्वारा, तो उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई जाती है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचामृत का कमिटमेंट दिया है। तो पंचामृत क्या है आप पढ़ना, उस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से हमको डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को साथ लेकर चलना है। तो इंडिया का जो क्लाइमेट कमिटमेंट है, जो कमिटमेंट किया है इंडिया ने क्लाइमेट को लेकर, उसको नाम दिया गया है पंचामृत। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही ये ग्लासगो यूके में जो है ये पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। इसके दूसरे सब क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, द अर्थ एज होम, है ना, पृथ्वी हमारा घर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जा सकते हैं। तो वो कहना यही जाता है कि भाई आपका घर जो है वो ये कंक्रीट की दीवारें नहीं है, पूरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी को बचा के हमें आगे चलना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा जो संधारणीय विकास है उस पर हमें काम करना है। दूसरा क्या टॉपिक बन सकता है, इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इस तरह का। और ये जो बॉब ब्राउन का आजकल बहुत पॉपुलर कोट है, जो काफी जगह आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में पॉपुलर चल रहा है, द फ्यूचर विल आइदर बी ग्रीन और नॉट एट ऑल। ठीक है, तो इस प्रिपेयर करोगे, अगर इस तरह का टॉपिक आता है तो आप यहाँ से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कोट देके इंट्रोडक्शन भी कर सकते हो टॉपिक का। खैर मेरा मकसद यहाँ ये बताना नहीं है, आपको बताना है कि ये जो कोट है बड़ा पॉपुलर कोट रिसेंट में चल रहा है, तो डायरेक्टली पूछा भी जा सकता है कि द फ्यूचर विल आइदर बी ग्रीन और नॉट एट ऑल, इज डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, द अर्थ एज होम। इस तरह के जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो इसी बड़े टॉपिक का हिस्सा है, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट मेंटेनिंग द फाइन बैलेंस। तो आप इसको अपने रजिस्टर के अंदर में इसके ऊपर में फटाफट से नोट्स बना लोगे। ठीक है, दूसरा है आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है ना, ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि 20 लाख करोड़ का अपना इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। इसके 5 पिलर्स बताए थे कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के जो 5 स्तंभ होंगे वो कौन से 5 स्तंभ है। फिर हमारी फिलॉसॉफी, हमारा दर्शन क्या है, हमारे हिसाब से आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है, वो है वसुधैव कुटुंबकम का, या फिर ग्लोबलाइजेशन जो हो कैसा हो, मानव केंद्रित हो, जो भूमंडलीकरण हो वो मानव केंद्रित हो। अभी भूमंडलीकरण क्या होता है कि अर्थव्यवस्थाएं खोल रहे हैं सभी देश, हम एक वैश्विक विलेज, वैश्विक गांव बन रहे हैं। अब वो पुराने कॉन्सेप्ट खत्म हो गए कि इंडिया नेशन, अमेरिका नेशन, ये तो ग्लोबलाइजेशन में हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ गई हैं, लोग एक दूसरे आवागमन आसान हो गया, तो उसको भूमंडलीकरण बोला जाता है। तो अभी भूमंडलीकरण क्या है, ज्यादा इकोनॉमिक सेंट्रिक है, अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत चाहता है कि भूमंडलीकरण कैसा हो, ह्यूमन सेंट्रिक हो। तो ये हमारी कुछ आत्मनिर्भरता की फिलॉसफी है। इसमें सब टॉपिक्स क्या बन सकते हैं आपके कि सेल्फ रिलायंस फोस्टर्स सेल्फ रेस्पेक्ट, है ना, आत्मनिर्भरता या आत्मसम्मान को जन्म देती है या बढ़ावा देती है। या फिर स्वदेशी वर्सेस ग्लोबलाइजेशन,
इस तरह से आपसे सब टॉपिक्स इसके ऊपर में पूछे जा सकते हैं। डायरेक्टली आत्मनिर्भर भारत ना पूछ के ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी मेरा उद्देश्य है आपको सिर्फ टॉपिक्स बताना, पढ़ाना नहीं है। उस पर्सपेक्टिव से मत जाना कि सर इन पे पढ़ाओ। अभी मेरा टॉपिक है अभी सिर्फ आपको टॉपिक्स बताना। जो बच्चे खुद कर सकते हैं वो इन टॉपिक्स को इस एंगल से कवर कर ले, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इससे बाहर चांसेस बहुत ही कम है कि आपसे कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है ये, और अभी तक ये कवर भी नहीं हुआ है आपके किसी भी एसएससी लेवल पे जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें, तो पॉसिबल है पूछा जा सकता है। कारण क्या है कि जो नीति आयोग है, जो बच्चे नहीं जानते नीति आयोग क्या है, पढ़ो नीति आयोग क्या है। उसने नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की घोषणा की है, स्टैब्लिश करेंगे। दूसरा हमारा एक ऐरावत भी है, पढ़ना क्या कि ऐरावत क्या है। ये हमारा एआई स्पेसिफिक क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि इन सब अभी ऐरावत इंडिया ने बना दिया, इंडिया का नीति आयोग नेशनल प्रोग्राम बनाना चाह रहा है एआई के ऊपर में। तो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बड़ा ही रेलेवेंट मुद्दा है, तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी है। तो आप इसको प्रिपेयर करो इस कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ, स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। तो अब स्टार्टअप इकोसिस्टम क्यों आपसे रेलेवेंट? स्टार्टअप्स क्या होते हैं? बेसिकली जो नई नई कंपनियां जो आप जैसे युवा लोग बनाते हैं, और वो पुराने ढर्रे का जो बिजनेस होता है उससे काफ़ी अलग होता है। तो पढ़ना की क्या होता है स्टार्टअप्स के अंदर में, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों पूछा जा सकता है, वो डिस्कस करते हैं। कि इंडिया सबसे पहले तो थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन वर्ल्ड बन गया है। तो इंडिया इतना बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया के अंदर में बन चुका है, क्योंकि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी हमारे पास में, उसमें काफ़ी हमारे पास में स्ट्रेंथ है। दूसरा, इंडिया इज होम टू 38 यूनिकॉर्न्स। ये कीवर्ड्स, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना कि हर टॉपिक के कीवर्ड्स होते हैं, उनको नोट करना चाहिए। तो स्टार्टअप का कीवर्ड एक क्या है? यूनिकॉर्न। तो इंडिया के पास अभी 38 यूनिकॉर्न्स हैं। यूनिकॉर्न्स क्या होता है? ऐसी स्टार्टअप्स जिनका वैल्यूएशन जो है 1 बिलियन से, यानी कि 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा हो। 100 करोड़ रुपए नहीं, 100 करोड़ डॉलर से ज्यादा हो, उसको यूनिकॉर्न बोला जाता है। तो इंडिया के पास में अभी 38 ऐसे यूनिकॉर्न्स ऑलरेडी स्टार्टअप्स बन चुके हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये। एंड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी, जो 2021 का लेटेस्ट हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था, उसमें भी इंडिया बहुत अच्छा सुधार करके 46 पे है अमंग 131 कंट्रीज। तो इन सब कारणों की वजह से स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है, उस पर सवाल आपका बन सकता है कि किस तरीके से स्टार्टअप्स देश की अर्थव्यवस्था को बदल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चैलेंजेस हैं। करना आपको यही है, एक पेज के अंदर में आपको जो मैंने बताया रजिस्टर में, आपको इंट्रो कंक्लूजन लिख देना है, 5 आर्ग्यूमेंट्स बुलेट पॉइंट्स में कि स्टार्टअप पे क्वेश्चन आएगा तो बस ये मुझे 5 चीजें लिखनी है, और ये 4-5 कीवर्ड्स हैं, और ये मेरा इंट्रो कंक्लूजन है, और ये 2 फैक्ट्स हैं। कुछ फैक्ट्स तो मैंने आपको यहीं बता दिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। तो स्टार्टअप्स पे आपका बनता है, और आपको जब भी आप प्रिपेयर करोगे फास्ट करना है। आपको 1-1.5 घंटे के अंदर में एक टॉपिक आपको कवर कर लेना है। बस आपको ये करना है कि उस टॉपिक पे आ जाए तो मैं लिखने लायक पोजीशन में रहूं। इन डेप्थ पे वर्क करने के लिए आप हमारा कोर्स है उससे जुड़े, या आप बाद में सोचें, लेकिन पहले आप जो है अपने पहले 50-60 टॉपिक्स अपने पूरे कवर कर लो, ताकि आपको 250 वर्ड में उतना ही चाहिए होता है, बाकी आप खुद इंटेलिजेंट भी हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 5वें टॉपिक पे, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के ऊपर में। इंडियाज क्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का क्या मतलब होता है कि सभी लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, और सभी लोग उन स्वास्थ्य सेवाओं संस्थाओं से किसी न किसी तरीके से जुड़ पाएं। और ये आयुष्मान भारत हमारी स्कीम है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना है, उसमें समस्याएं क्या आ रही है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्यों दिया जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो एक जैसे कुछ मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ, पृष्ठभूमि, कि क्यों ये सवाल आपसे बन सकता है। पहला सवाल तो ये है हमारा सीधा सीधा कोविड-19 का हमारा एक्सपीरियंस। दूसरा, हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 हमने बनाई है, और आयुष्मान भारत स्कीम, इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा ये है कि 4.8% ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी, वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चली जाती है, बिलो द पॉवर्टी लाइन चली जाती है, बिकॉज दे हैव टू पे हाई आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट्स फॉर हेल्थ सर्विसेज। जेब से पैसा खर्च करके उनको हेल्थ सर्विसेज लेनी पड़ती है, और उसकी वजह से लगभग 5% हमारी आबादी जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन चली जाती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये फैक्ट है। और अब इसका एक सब टॉपिक क्या हो सकता है, जैसे आयुर्वेदा पे आपसे पूछा जा सकता है कि अट्रैक्शन ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज टुवर्ड्स आयुर्वेदा। तो जब इंडियन हेल्थ सिस्टम को आप प्रिपेयर करोगे, तो इंडिया के बाकी जो जितने भी हेल्थ, हमारे आयुष मंत्रालय है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, नेचुरोपैथी वगैरह, कई तरह का हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं, अलग अलग तरीके से हमारी व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग स्वास्थ्य प्रणालियां हैं।
तो हर एक प्रणाली के बारे में 2-3 पॉइंट्स आप याद कर लो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आयुर्वेद की तरफ में वेस्टर्न कंट्रीज का काफ़ी अट्रैक्शन है, तो हम आयुर्वेदा का उपयोग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में क्यों नहीं कर पा रहे हैं वगैरह। तो जब भी आप ये टॉपिक कवर करो तो उसमें मैं आपको 1 या 2 सब टॉपिक्स बता देता हूँ, ताकि वो भी साथ ही आप उस टॉपिक को कवर कर लो। ओके, तो 5वां टॉपिक हो गया। छठा है वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सीलरेटिंग द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये बहुत रेलेवेंट मुद्दा है, बिकॉज अभी नागालैंड में जो आफ्स्पा का मैटर हुआ, आफ्स्पा का, आज जिन लोगों को नहीं पता है अगर गूगल कर लेना कि नागालैंड में अभी आफ्स्पा जो आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर जो एक्ट है, आफ्स्पा बोला जाता है, तो उसकी वजह से काफ़ी मुद्दा गर्म रहा है। एंड अच्छा, तो नॉर्थ ईस्ट का होलिस्टिक डेवलपमेंट को एक्सीलरेट करना है, तो उसको तीव्र करना है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल पूछा जा सकता है। देखो मैं अलग अलग आपसे कवर करवा रहा हूँ, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ मेरा उद्देश्य क्या है कि आपकी रेंज अच्छी कर देना। जैसे पहला टॉपिक आपका इन्वायरमेंट का हो गया, दूसरा इंडिया की स्कीम का हो गया, तो तीसरा आपका एक टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, चौथा आपका इकोनॉमिक्स का हो गया, राइट, पांचवा आपका एक सोशल इशू हेल्थ हो गया, छठा आपका एक इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिटिकल इशू नॉर्थ ईस्ट का हो गया, ज्योग्राफिकल इशू। इस तरीके से क्या करते हैं हम, जो हमारा उद्देश्य है आपको टॉपिक्स करवाने का ये है कि आपकी कंप्लीट रेंज रेडी हो जाए, तो उससे जुड़े हुए फिर आपको जो भी हो, ये भी पढ़ा हुआ हो, तो इस तरह का कोई मुद्दा आता है तो आप लिख पाओगे। चलो, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्यों पूछा जा सकता है। एक तो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन का विजन आया है, 2020 स्टेटमेंट लॉन्च हुआ है, तो आप इस नॉर्थ ईस्ट रीजन विजन 2020 को आप पढ़ो, इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, 2 इंपॉर्टेंट संस्थाएं काम करती है, एक तो सेपरेट मिनिस्ट्री है विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसको बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, और एक हमारी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है। एंड देन हमारी रिसेंट के अंदर में नॉर्थ ईस्ट जो है वो इंसर्जेंसी जो उपद्रव होता है, उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट जो है काफ़ी आतंकवादी और इन समस्याओं से जूझता है, और वहाँ पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की वजह से भी कुछ अभी रिसेंट में चिंताएं पैदा हुई है। तो आप पढ़ना कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है, उस पर एक सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एंड नॉर्थ ईस्ट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी नॉर्थ ईस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है, सिक्किम इज द इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट। चलो, तो नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस पर आपको 5-6 आर्गुमेंट्स पता होने चाहिए, चिकन कॉरिडोर के बारे में मालूम होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं, 2-3 मुद्दे आप उनके ऊपर में डिस्कस कर लीजिए, इंट्रो और कंक्लूजन कर लीजिए, और कुछ मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट आपको मैंने दे दिया है। आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विजन स्टेटमेंट 2020 पढ़ लीजिए, ठीक है, एक पेज में आपका नोट्स रेडी हो जाने चाहिए उसी फॉर्मेट में, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा घिसो मत, एक टॉपिक के ऊपर में पढ़ लिया, उसके नोट्स रेडी कर लिए, हाँ 5 आर्ग्यूमेंट मिल गए, 5 शब्दावलियाँ मिल गई, 2 फैक्ट मिल गए, और इंपॉर्टेंट इंट्रो और कंक्लूजन मेरा हो गया, तो आपका काम हो जाएगा उस टॉपिक पर। स्मार्ट भी बनना है आपको, है ना, गधा मजदूरी नहीं करनी है सिर्फ, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के बाद आते हैं दिव्यांगजन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वेज टू इंप्रूव एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन, उनकी सामाजिक सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए, उस पर क्वेश्चन बन सकता है। कारण क्यों बन सकता है, 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से ये बन सकता है। पहला तो हमारा एक स्पेशल कानून है, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जो काफ़ी चर्चाओं में रहता है। इस कानून के क्या प्रावधान है, रिजर्वेशंस के क्या प्रावधान है, और बाकी उनकी सामाजिक सुरक्षा को तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान है, वो आप विभिन्न पहलुओं पर, जो दिव्यांगजन है उनके विभिन्न पहलुओं पर मुद्दे इस कानून में डिस्कस्ड हैं। दूसरा, 2.68 करोड़ पर्सन आर डिसेबल्ड, तो इंडिया की ये कंडीशन है हमारी कि अबाउट इतने 2.68 करोड़ पर्सन, जो कि 2.21% आबादी बनाते हैं, डिसेबल्ड, एंड मेजॉरिटी 69% ऑफ द डिसेबल्ड पॉपुलेशन रेजिडेंट इन रूरल एरियाज, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में ज़्यादा दिव्यांगजन है, तो आप देखो कि फिर उनकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तो ये हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी रिसेंट में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ना, सामाजिक न्याय और जो हमारे जो सामाजिक न्याय का जो मंत्रालय है, उसने 6 महीने की कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था, 6 मंथ का कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ द दिव्यांगजन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो रिसेंट में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट थे जिसकी वजह से दिव्यांगजन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप उसी एक पेज के अंदर में दिव्यांगजन की एक इंपॉर्टेंट परिभाषा हो जाए, 3-4 आर्ग्यूमेंट हो जाए, 2-4 शब्दावली हो जाए, 2-4 फैक्ट्स हो जाए, और इंट्रो कंक्लूजन आपका हो जाए, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8th आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये मैंने अपना कवर किया हुआ है आपका वीडियो लेक्चर में, और द इंडिया ऑफ माई ड्रीम इन 2047, क्योंकि हमारी स्कीम है और बहुत पॉपुलर स्कीम है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। और यूट्यूब में मैंने प्लेलिस्ट में आप जाओ, उसके अंदर में ये टॉपिक आपका कवर्ड है।
नेक्स्ट है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ गिग इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट, सिविल सर्विसेज में भी इस बार क्वेश्चन आ गया है गिग इकोनॉमी, और इंडिया के पर्सपेक्टिव में काफी इंपॉर्टेंट नया मुद्दा है ये। कारण क्या है? कारण ये है कि कोविड के बाद में गिग वर्कर्स की डिमांड में काफी ज्यादा डिमांड महसूस की गई है इकोनॉमी में, और 56% ऑफ द न्यू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, 56% जो नए एम्प्लॉयमेंट है इज बीइंग जनरेटेड बाय द गिग इकोनॉमी कंपनीज। तो गिग इकोनॉमी की जो कंपनीज है उसके द्वारा नए जो 56% जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो अकेले उन्होंने ही दर्ज किए हैं अक्रॉस बोथ ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर वर्कफोर्स। ब्लू कॉलर मतलब फैक्ट्री जाने वाले, और व्हाइट कॉलर मतलब ऑफिस में जो एसी में बैठ के काम करते हैं। तो उस तरह के लोगों की डिमांड जो नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ उसमें से 56% जो है वो तो गिग इकोनॉमी की कंपनी ने जनरेट करके दिया है। तो गिग इकोनॉमी इंडिया के पर्सपेक्टिव में बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप पढ़ो गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से वो रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रही है, क्या चुनौतियां पेश कर रही है, एक पेज में वो आप आर्ग्यूमेंट लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब हम शिफ्ट करते हैं टोन, अब जाते हैं इंडियन कल्चर के ऊपर में। अ कंपोजिट कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव में भी इस चीज़ को फोर्स में किया गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ एक भाषा संगम पहल, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान जो है वो भी चलाया जा रहा है। फिर रिसेंट में हमने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बनाया कि जो जनजातीय संस्कृति है वो भी भारत की एक अभिन्न संस्कृति है। तो इंडिया के कल्चर पे आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे जनजातीय संस्कृति पे सवाल बन सकता है, आपका भाषा के ऊपर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऊपर में बन सकता है, ये डायरेक्टली भी बन सकता है कि इंडिया का जो कल्चर है वो एक कंपोजिट मतलब मिला जुला कल्चर होता है। कोई एक हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही कल्चर इंडिया का कल्चर है ना। इंडिया के अंदर में क्या है, कल्चरल प्लूरलिज्म है ना, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है रेलेवेंस ऑफ हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसका क्या रेलेवेंस है, किस तरीके से वो हमारी संस्कृतियों को, एक कॉमन धागा है जो सभी संस्कृतियों को जोड़ती है, अलग अलग संस्कृतियों को। तो आप हिंदी के रेलेवेंस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा, जो भारत के जो प्रवासी हैं जो बाहर रहते हैं वो किस तरीके से इंडिया के कल्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं, डाइवर्सिटी ला रहे हैं और हमारी लिटरेरी हेरिटेज को बना रहे हैं। लिटरेचर मिरर्स सोसाइटी है ना, जो लिटरेचर है वो सोसाइटी का मिरर होता है, सिनेमा जो है वो सोसाइटी का मिरर होता है। इस तरह के टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड व्हाई कल्चर इज इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है कि संस्कृति क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो इंडियन कल्चर के ऊपर में आप इन कॉन्टेक्स्ट में इन सब के ऊपर में 2-2 3-3 पॉइंट्स आप लिख के अपना नोट्स रेडी कर लीजिएगा, और रेडी रहिएगा कि ये सवाल भी आ सकता है इंडियन कल्चर के ऊपर में। घबराना नहीं है, देखो शुरू शुरू में फर्स्ट टाइम लगता है कि ये सब होएगा या नहीं होएगा, इतनी सारी चीज़ें 7 दिनों में कैसे होएगी, लेकिन आप फर्स्ट डे आप बैठोगे आपसे हो सकता है 3 या 4 टॉपिक ही कवर हो, लेकिन 3 या 4 तो कवर हुए आपसे, और दूसरे दिन से आपको लगेगा कि नहीं अब मेरे को हैंग होने लगेगा कि मेरे को किस तरीके से चीज़ें देखनी, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है। फटाफट आप 5 से 7 8 10 टॉपिक भी डेली बेसिस पे कवर कर पाओगे। और जब एग्जाम से पहले आप इस तरीके से 40-50 टॉपिक कर जाओगे और उनका रिवीजन आप अच्छे से रट्टा लगा जाओगे तो एग्जाम में जो भी आएगा, एक आप नेचुरली जो लिखते हो तो लिखोगे, एडिशन वैल्यू एडिशन चीज़ों से मिल जाएगा। इसके अलावा मेरे लेक्चर्स आप देख लीजिए, जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करना सिखाया है, इकोनॉमिक आर्गूमेंट्स देना मैंने सिखाया है, तो उन लेक्चर्स का भी यूज़ करके आप गैप फिल्स कर सकते हो। ठीक है ना। हाँ, तो आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया एज अ स्पेस पावर, तो इस पर तो लेक्चर मैंने लिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए कि इंडिया एज अ स्पेस पावर क्यों इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेक्स्ट में आपको बता देता हूँ कि क्यों इस पर सवाल बनता है। एक तो हमारा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जीसैट और इनसेट का, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सिस्टम है वो भी हमारा, यानी कि हम अर्थ को देखते हैं, जो हमारा रिमोट सेंसिंग टेक्निक है, आप मेरे लेक्चर में जाओ वहाँ डिस्कस किया हुआ है कि ये सुदूर संवेदन तकनीक क्या होती है और इंडिया इसके अंदर में वर्ल्ड लीडर क्यों बना हुआ है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसको आप पढ़ना, 2 लाइन 3 लाइन इसके ऊपर में जरूर नोट्स में लिखना कि ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, इसके क्या यूजेज है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्निक, अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम हमारा जो है इंडिया का स्पेस पावर, मतलब इंडिया का स्पेस टेक्नोलॉजी का बड़ा ही हमारे पास में सुदृढ़ है, इस वजह से इस पर क्वेश्चन बनता है। हमारा सैटेलाइट एडेड नेविगेशन है, नाविक जिसको बोला गया है, यानी कि हम सैटेलाइट की मदद से जहाज़ों का नेविगेशन करवाते हैं, उनका जो है संचालन, परिवहन करवाते हैं, नौवहन करवाते हैं। तो हमारा सैटेलाइट एडेड नेविगेशन सिस्टम खुद का है। इसके अलावा हमारी डीप सी प्रोब्स भी रही हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल रही हैं, जैसे कि चंद्रयान, मंगलयान मिशन वगैरह। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में आपका, और अब इंडिया जो है वो काफ़ी दूसरे देशों का सैटेलाइट भी लॉन्च करता है, गरीब देशों के सैटेलाइट भी लॉन्च कर रहा है। तो इस वजह से इंडिया एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में जो है, अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो इस पर क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है, इस पर आप रेडी रहिए। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दे दिया। आप लेक्चर देख लीजिएगा, उतना सफिशिएंट है। आपने लेक्चर देख लिया, उतना नोट्स लिख लिया, आपका प्रिपेयर हो गया। मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। ओहो हो, वेरी इंपॉर्टेंट,
अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस द वे फॉरवर्ड, किस तरह से जवाबदेहिता जो है सरकारी व्यवस्थाओं और सरकारी संस्थाओं में आए और किस तरह से आगे का रास्ता हो, उसके बारे में डिस्कस करो। इसके कॉन्टेक्स्ट क्या है कि क्यों अकाउंटेबिलिटी के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, वो काफ़ी पॉपुलर एक्ट है और कंटिन्यूसली उस पर कई सारे ज्वलंत मुद्दे भी उठ रहे हैं। दूसरा सिटीजन चार्टर पढ़ना, सिटीजन चार्टर क्या होता है और किस तरीके से ये सरकारी संस्थाओं में जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। इस पे दूसरे तरीके से घुमा के क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे अकाउंटेबिलिटी नॉट मियरली स्टेबिलिटी इज एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस, सुशासन के लिए जवाबदेहिता जरूरी है, सिर्फ स्थिरता यानी कि स्थिर सरकारें ही सफिशिएंट नहीं है, उसके अलावा उनकी जवाबदेहिता भी सुनिश्चित होनी चाहिए, तब हमारे सुशासन जो है, गुड गवर्नेंस जो है वो आता है। इन सब कॉन्टेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जवाबदेहिता का क्या वे फॉरवर्ड होगा और क्यों एसेंशियल होती है। तो ये आपको जो मैंने बताया तरीका, उस टॉपिक में कवर करके छोड़ दो, उसका रट्टा लगाओ, इतना भी बहुत है, सफिशिएंट है आपके लिए। आपको पता ही नहीं होता कि मुझे टॉपिक्स क्या तैयार करने हो, किसी भी किताबें उठा के पढ़ने लग जाओगे तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हाँ, री इमेजिनिंग इंडियाज रोल, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये अब अपन ने देखो शासन का एक टॉपिक ले लिया, अब हम फॉरेन पॉलिसी पे जा रहे हैं कि इंडिया की जो विदेश नीति है वो किस तरीके से अब जो वर्ल्ड की सिचुएशन बदल रही है उस हिसाब से कैसे बदलनी चाहिए। क्यों कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में, कि पहले हमारी विदेश नीति नॉन अलाइनमेंट बेस्ड थी, अभी मल्टी अलाइनमेंट बेस्ड हो गई है ना। इस कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल है, आप पढ़ना कि नॉन अलाइनमेंट क्या था और अब मल्टी अलाइनमेंट का क्या कंसेप्ट है। और इसके अलावा हमारी नेबरहुड फर्स्ट अप्रोच है, वैक्सीन डिप्लोमेसी इसके तहत की गई थी। इसके अलावा अब अलग अलग तरह की संस्थाओं का इंडिया भाग बन रहा है, जैसे क्वाड, आप पढ़ना क्वाड कैसी एक वैश्विक ग्रुप है। इसके अलावा अभी जो श्रीलंका का क्राइसिस चल रहा है ना, तो श्रीलंका के क्राइसिस में भी इंडिया की विदेश नीति का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट के अंदर में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया की जो विदेश नीति है वो किस तरीके से, हालांकि थोड़ा सा एक स्तर ऊपर है लेकिन फिर भी आप प्रिपेयर कर सकते हो इसको, इट्स ओके, ठीक है। वेरी नेक्स्ट तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपका स्किल डेवलपमेंट, है ना। तो स्किल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन पूछा सकता है, एक तो हमारी जो संकल्प स्कीम है उसके बारे में आप पढ़ो। दूसरा क्यों पूछा जा सकता है कि हमारी 3 तो इसके ऊपर में स्कीम है, एक मिशन है उसके अंदर में 2 स्कीम है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, उसके अंदर में हमारी 2 स्कीमें चल रही हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एंड दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपका स्किल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा हमारा एक हमने टारगेट भी सेट किया, हमारा टारगेट क्या है कि हमारा जो स्किल्ड लेबर है, फॉर्मली स्किल्ड लेबर, इसको 5.4% से बढ़ाकर हमें 15% तक लेके जाना है कि हमारी वर्क फोर्स में 15% लोग तो फॉर्मली स्किल्ड लेबर के हों। तो ये हमारा टारगेट है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्किल डेवलपमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, संकल्प फॉर एम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से। और इस पे जैसे अब आपसे बेरोजगारी का क्वेश्चन आया तो यही साथ में ही कवर कर लेना है अनएम्प्लॉयमेंट को भी, जहाँ आप स्किल डेवलपमेंट की प्रिपरेशन करोगे। कैन वी सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, मान लो इस तरह का टॉपिक आ गया तो उसका एक, जैसे आपने स्किल डेवलपमेंट पढ़ा है तो आप एक आंसर दे सकते हो कि हाँ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो आप अनएम्प्लॉयमेंट भी साथ में तैयार कर लीजिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके 2-3 कारण क्या होते हैं और इंडिया में उसके क्या फैक्ट्स हैं, और उसको स्किल डेवलपमेंट से लिंक करके आप अपने नोट्स रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, दी गवर्नमेंट should give each citizen a basic income, so that they have enough money to live on even if they are unemployed। तो ये कई चिंतकों के ग्रुप में, सर्कल्स में बात चलती है कि भाई उनको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम सभी अनएम्प्लॉयड लोगों को देनी चाहिए। तो 2 तरह के मुद्दे आपके सामने कि हमें लोगों को बेसिक इनकम दें या उनको स्किल डेवलपमेंट दें। तो उन दोनों पे डिबेट है, आप कौन सा स्टैंड ले सकते हो, कोई भी एक आप स्टैंड ले सकते हो कि हमें बेसिक इनकम देनी चाहिए या स्किल डेवलपमेंट देना चाहिए, दोनों का एक कॉमन रास्ता भी हो सकता है। एनीवेज, तो आपका टॉपिक क्या था, स्किल डेवलपमेंट, संकल्प फॉर एम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रिपेयर करना है, राइट। ओहो, जीरो हंगर फूड फॉर ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तो जो मैं वेरी वेरी बोल के जा रहा हूँ इनको तो आपको कवर करके ही चलना है। रीजन बीइंग, पहला तो इंडिया का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो अभी रिसेंट में लॉन्च हुई, इस पे काफ़ी गहमा गहमी भी रही कि इंडिया 116 कंट्रियों में अभी भी 101 स्थान पर है। इतनी भुखमरी हमारे देश के अंदर में है, मेल न्यूट्रिशन है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का भी है, उसमें भी काफ़ी संशोधन किए गए हैं। तो आप उसको देखें कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है, यानी कि हमको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है लोगों के लिए।
तो उस कानून में क्या प्रावधान है और क्या चेंजेस हुए हैं। और अभी हमारा रिसेंट में एक पोषण अभियान भी चला है, जो मिड डे मील स्कीम थी उसको चेंज करके पोषण अभियान चलाया गया है। तो इस पोषण अभियान को भी देखेंगे कि किस तरीके से मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया में करना है 2022 तक। तो इस सब कॉन्टेक्स्ट में आपका जीरो हंगर फूड फॉर ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर कवर करना है। नेक्स्ट है गांधी जी अप्रोच ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो उधर जो आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान था वो तो आपका अभियान का कॉन्सेप्ट हो गया, उस पर गांधी जी का भी कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि गांधी जी क्या कहते थे आत्मनिर्भरता के ऊपर में, उनकी क्या अप्रोच थी। तो खादी की जो उनकी अप्रोच है उस अप्रोच को आप डिस्कस करो, है ना, एंड पढ़ो। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 17 टॉपिक पे आते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये इकोनॉमिक का इशू है। क्या हुआ था कि हमारे जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो बहुत बड़ा अमाउंट है 100 लाख करोड़ रुपए, और नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्ट करना है। उसी की एक कड़ी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। आप इसको पढ़ो कि ये क्या है और किस तरीके से हमारा जो आधारभूत ढांचा है वो स्ट्रेंथन किया जा सकता है इस मीडियम की वजह से। ठीक है, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 17। ओके, नेक्स्ट आते हैं 18 में स्पोर्ट्स। ओ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो अलग अलग डायमेंशन हम लेते हुए चल रहे। अब हम स्पोर्ट्स में आते हैं कि स्पोर्ट्स एंड इट्स रोल इन मेकिंग ऑफ द न्यू इंडिया। नए भारत के निर्माण में स्पोर्ट्स की क्या भूमिका हो सकती है, क्या क्या कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। टोक्यो ओलंपिक्स के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है। दो हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम चल रही है, खेलो इंडिया स्कीम एंड टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, उसके कॉन्टेक्स्ट में। और इसमें सब क्वेश्चंस उप प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट्स बॉडी शुड बी गवर्न्ड बाय स्पोर्ट्स पर्संस, है ना, जो स्पोर्ट्स की विभिन्न संस्थाएं हैं उनकी शासन में स्पोर्ट्स पर्सन ही हो। तो इस तरह का टॉपिक भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ रिफॉर्म्स की बात की जाती है स्पोर्ट्स के अंदर में, तो उसमें से एक रिफॉर्म ये सुझाया जाता है। तो कुछ तरह के उप प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बट ओवरऑल आपका क्वेश्चन बनता है स्पोर्ट्स एंड इट्स रोल इन मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। कुछ इस पर मैंने डिस्कस अपने लेक्चर में किया हुआ है, तो आप उसको जरूर सुने। 19th क्वेश्चन, ये तो अब मैंने आपसे 11 जनवरी को प्रैक्टिस में करवाया भी था, और फिर IBPS के PO के मेंस में ये एज इट इज क्वेश्चन भी आ गया। क्या था ये कि टेक्नोलॉजी एज ए मीडियम ऑफ सिक्योर क्रिएटिव चेंज। क्यों पूछा है ये हमने, इसके सब क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, इसके सब क्वेश्चंस जो अब आपको प्रिपेयर करने हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से अब एक बदलाव का साधन बन रही है। इस पे सब क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम बोन और बेन टेक्नोलॉजी की मदद से ही संभव हो रहा है। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन। अब हमारे यहाँ पे उतनी उच्च तकनीकी व्यवस्थाएं नहीं है, तो जो हमारे यहाँ पे जो अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो उनके पलायन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी एनस्लेविंग ह्यूमंस, क्या वो उनको गुलाम बना रही है इंसानों को। हाउ इज टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशन, एजुकेशन को कैसे बदल रही है। एंड टेक्नोलॉजी फॉर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय ये कैसे लेके आ रही है। एंड बुक्स वर्सेज ई बुक्स। तो ये कुछ इसके अंदर में सब टॉपिक्स हैं, उस पर आपको 3-3, 4-4 पॉइंट सबके ऊपर में तैयार कर लेने हैं। आप गूगल करो, आप बुक्स पढ़ो, और जो आप मटेरियल जो भी पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो या कहीं भी कोचिंग करते हो, जहाँ से भी आपने तैयारी की है, तो आप इन सब टॉपिक्स के ऊपर में 3-3, 4-4 पॉइंट्स आपके पास में रेडी रहने चाहिए। और ये बड़ा क्वेश्चन तो ये है ही है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से एक सुदृढ़ चेंज का जो है वो माध्यम बन रही है। तो ये अपने क्लास में मैंने पहले टेस्ट लिया भी था, और फाइनली वो मेंस में पूछ भी लिया गया, विच इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है वाटर सिक्योरिटी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो जल सुरक्षा है और हर घर जल, ठीक है, ये काफ़ी डायलॉग, ये जो सेंटेंस है काफ़ी पॉपुलर चल रहा है देश के अंदर में कि हर घर जल। क्यों? क्योंकि हमारा एक तो जल जीवन मिशन है 2019 का। इस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ो जल जीवन मिशन 2019 क्या कहता है, किस तरीके से हमें जो है पेयजल की जो है हर घर में पेयजल पहुंचाना है। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसने भी सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर को जो है मानव अधिकार, ह्यूमन राइट माना है ना। स्वच्छ जल एक मानव अधिकार है। एक्सेस टू स्वच्छ जल तक पहुंच जो है वो एक मानव अधिकार के रूप में उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में आपका वाटर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट 21, नीति आयोग पे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरीके से फेडरलिज्म को रीडिफाइन कर रहा है, संघवाद है उसको किस तरीके से रीडिफाइन कर रहा है नीति आयोग। क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि नीति आयोग का कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक तो बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप्रोच आप समझना कि प्लानिंग की जो है वो बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि नीचे से राज्य सुझाव देते हैं और फिर उसको इनकॉर्पोरेट करके फिर प्लानिंग की जाती है। टू इनविसेज द विजन ऑफ, हमारा विजन क्या है, मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट।
मैक्सिमम तो हमारा शासन हो और सरकार जो है वो कम रोल प्ले करे, इकोइंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। तो सहकारी संघवाद का कॉन्सेप्ट देखना आपकी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है और किस तरीके से नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर जाने वाली अप्रोच को फॉलो करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में नीति आयोग किस तरीके से संघवाद को रिडिफाइन कर रहा है, एंड देन इंडिया नीड्स टू रिडिफाइन द रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली ये ना पूछ के ये पूछ ले कि भाई इंडिया को जो है रिश्ते जो है हमारा केंद्र और राज्यों के जो रिश्ते हैं उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा जा सकता है। तो ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा है आपका नीति आयोग का। अभी तक हमने 21 देख लिए, तो अभी तक आपको समझ में क्या आया? आप अभी शुरू में लेक्चर देखोगे तो अरे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, नहीं, बहुत आसान है। आप एक एक टॉपिक को 1 बाय 1 लो, आप डेली एक टारगेट लेके चलो कि आज मेरे को ये 7 टॉपिक्स करने हैं और एक टॉपिक पे मेरे को 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो आउट ऑफ जितना भी मैं 13-14 आवर्स पढ़ूंगा तो 7 आवर्स तो मेरा हो जाएगा इनकी नोट्स की प्रिपरेशन में, 1 घंटे का मैं एक टेस्ट दूंगा। इसके अलावा लेटर्स का जो मैंने आपको बताया कि उसके 15 सारे फॉर्मेट्स और 15 इंट्रो और 15 कंक्लूजन डिफरेंट टाइप के मैं नोट्स में लिख लूंगा। फिर मैं देखता हूँ आपके नंबर कैसे नहीं आते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे के टॉपिक्स देखें तो 21 तक आ गए अपन, नीति आयोग, रीडिफाइनिंग दी फेडरलिज्म। इसके अलावा आता है ई वेस्ट मैनेजमेंट, नीड ऑफ द आवर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। क्यों? एक तो हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के, जो 2017 में इनेक्ट हो गए थे। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हमने बनाए हैं। दूसरा आप देखोगे अभी रिसेंट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, आप पढ़ लेना एक बार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी क्या किया है कि ई वेस्ट का साइंटिफिक डिस्पोजल होना चाहिए, इसको इंश्योर करो, ऐसा आदेश दिया है। इसके अलावा जो 95% ऑफ ई वेस्ट है वो रिसाइकिल कौन करता है? इनफॉर्मल सेक्टर्स, यानी कि जो बच्चे जो झोला लेके पहुंच जाते हैं और झोले में डालते रहते हैं। तो 95% ऑफ ई वेस्ट जो इंडिया में रिसाइकिल किया जाता है वो इनफॉर्मल सेक्टर द्वारा किया जाता है। और जो स्क्रैप डीलर्स होते हैं वो भी इस ई वेस्ट को अनसाइंटिफिकली डिस्पोज करते हैं। क्या करते हैं? या तो उसको जला देंगे या उसको एसिड में डिसॉल्व कर देंगे। तो इस तरह की हमारे यहाँ पे एक व्यवस्था नहीं है, फॉर्मल व्यवस्था नहीं है कि भाई आपका लैपटॉप पुराना हो गया तो कंपनी वाला ही आए और वो लैपटॉप को लेके चला जाए, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में आपसे ई वेस्ट का मुद्दा आता है कि ई वेस्ट की वजह से क्या समस्याएं होती है, हेल्थ हैजार्ड्स क्या होते हैं, सॉइल और एयर को क्या इफेक्ट होते हैं। तो आप 2-2, 3-3 पॉइंट उसके ऊपर लिख लीजिए, आपका ऐसे रेडी हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता ही चलता हूँ कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो ये आपका ई वेस्ट का मुद्दा हो गया। 23rd टॉपिक है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सोशल चेंज, लोक प्रशासन किस तरीके से सामाजिक बदलाव ला सकता है। क्योंकि आप भी तैयारी किसकी बन रहे हो? लोक सेवक बनने की तैयारी कर रहे हो। तो आप लोक सेवक बनोगे तो लोक संस्थाओं का हिस्सा बनोगे और लोक संस्थाएं किस तरीके से सोशल चेंज लाती है उसके बारे में पूछा जा सकता है। हमारा एम क्या है कि मिनिमम तो गवर्नमेंट हो और मैक्सिमम क्या हो, हमारी गवर्नेंस हो, शासन मैक्सिमम हो। किस कॉन्टेक्स्ट में? पढ़ो मिशन कर्मयोगी प्रधानमंत्री जी ने क्यों लॉन्च किया, ई समीक्षा क्या है, सीपी ग्राम क्या है, ये सारी चीजें किस तरीके से लोक प्रशासन को सामाजिक बदलाव लाने के लिए मदद करती हैं। और एक मोटा मुद्दा भी आपको जान के चलना है कि लोक संस्थाएं किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन ला सकती हैं, क्योंकि वो लोक हित में काम करती हैं। तो उसके 2-3 कंसेप्ट आप विचार लिखो और इन कॉन्टेक्स्ट में आप इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करो और एक पेज में अपना नोट्स बना लो। राइट, नेक्स्ट चलते हैं 24th पे, विच इज 23rd हो गया। हाँ, नाउ 24th रिन्यूएबल एनर्जी। ओहो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशंस टू इंडियाज एनर्जी प्रॉब्लम्स। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाएगा आपसे? पहला तो ये है कि COP20, अभी COP26 जैसे ग्लासगो में हुई थी, वैसे COP21 जो है वो पेरिस में हुई थी। तो एक पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस पेरिस एग्रीमेंट में क्या हुआ था, सभी देशों ने ये आश्वासन दिया था कि भाई हम जो टेम्परेचर है उसको, दुनिया में जो टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको 2 डिग्री से नीचे ही रखेंगे प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के, और कोशिश ये करेंगे कि वो 1.5 डिग्री तक ही रहे। ठीक है ना, कोशिश 1.5 डिग्री की है लेकिन 2 डिग्री से तो नीचे रखेंगे ही रखेंगे। और उसमें देशों ने अपना खुद का एक टारगेट दिया था। जैसे इंडिया का जो INDC था, इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, वो क्या था कि हम 40% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका 40% जो होगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से हम पैदा करेंगे 2030 तक। तो इतना बड़ा कंपोनेंट हमारा रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा, चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो वगैरह। तो किस तरीके से इंडिया इसमें अचीवमेंट कर रहा है, और इंडिया इज सेट टू अचीव 450 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो 2030 तक हम
450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी तक पहुंच जाएंगे। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में रिन्यूएबल एनर्जी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस पे टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिएगा। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दे दिया है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के मुद्दे पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपसे लास्ट ईयर क्या पूछ लिया था, आपका पर्यावरण प्रभाव आकलन है ना, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, किस तरीके से वो वुमेन एम्पावरमेंट करता है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट तो एक बड़ा टॉपिक हो गया, उसका एक सब टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। और ये क्यों पूछा जा सकता है, पहला तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिए थे यूपी रैली में। तो 1000 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, तो आप खुद सोचो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या कर रहे हैं। दूसरा, इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इन वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो उनको बेचने की व्यवस्था की जाए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में। और दूसरा, जो बच्चे कभी पहली बार नाम सुन रहे होंगे कुदुम्बश्री का, तो पढ़े एक बार केरला में जो कुदुम्बश्री है वो कितना सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के मामले में। तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है पूछा जा सकता है कि किस तरीके से उसने वुमेन एम्पावरमेंट किया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको करना है आपको। 26 है एक भारत श्रेष्ठ भारत, पहले भी हम पढ़ चुके हैं क्या है इसके अंदर में, ये 2015 के अंदर में लॉन्च हुई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो 140वीं बर्थ एनिवर्सरी थी उसमें। और रेलेवेंस ऑफ हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज प्रिपेयर करके जाना है आपको हिंदी के ऊपर में तो डेफिनेटली, और ये आपको अभियान के बारे में पढ़ने जाना है कि अभियान का मकसद क्या है, ठीक है। फिर आता है लेबर लॉ रिफॉर्म्स, श्रम कानूनों में जो सुधार किए गए हाल ही में, उनसे क्या चैलेंजेस और क्या अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं। हमारे यहाँ पे 3 लेबर कोड बिल्स अभी पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए हैं, जिसपे काफ़ी बवाल मचा है, तो आप इसको पढ़ो कि 3 कानून क्या है और श्रम सुधार किस तरीके से जो कानून है वो बदल रहे, हमें श्रम सुधार कानूनों में बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हुई। दूसरा एक इसका सब टॉपिक ये बन सकता है कि भाई अनस्किल्ड लेबर भी जो होता है उसका इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है। हम स्किल डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन अनस्किल्ड लेबर का जिनके लिए हम कानून बना रहे हैं, जिनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए हम कानून बना रहे हैं अनस्किल्ड लेबर्स की, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है अर्थव्यवस्था के अंदर में। 3 या 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि श्रम कानूनों में जो सुधार हुआ है वो क्यों किया गया है, उससे क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं। तो टॉपिक आप तैयार करो श्रम सुधार कानूनों के ऊपर में। तो इकोनॉमिक्स का आर्ग्यूमेंट आपका हो गया। नेक्स्ट है 28 क्या है, पंचायती राज सिस्टम जर्नी ऑफ आवर विलेजेस टुवर्ड्स बीइंग आत्मनिर्भर। तो पंचायती राज सिस्टम आपको तैयार करना है कि अपने गांव जो है, अपने विलेजेस जो हैं, वो किस तरीके से आत्मनिर्भर हो सकते हैं अगर हम इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करें। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक हमारी सरकार द्वारा सबकी योजना सबका विकास पीपल्स प्लान कैंपेन 2021 शुरू की गई है, वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड। इसको आप पढ़ें कि ये किस तरीके से सबकी योजना सबका विकास की बात करती है। फिर जो 24 अप्रैल होता है हमारा, वो नेशनल पंचायती राज डे होता है, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने एक स्वामित्व स्कीम लॉन्च की है, उसको आप पढ़ें। और ई ग्राम स्वराज क्या है, ये किस तरह का एक वेब बेस्ड पोर्टल है। और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में तो थोड़े छोटे फैक्ट्स हैं, तो मुद्दे की बात ये है कि किस तरीके से पंचायती राज जो व्यवस्था है वो गाँवों को आत्मनिर्भर बना सकती है, जर्नी ऑफ आवर विलेजेस टुवर्ड्स बीइंग आत्मनिर्भर। तो इस पे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अपना टॉपिक, ठीक है। तो आपको करना क्या है, टॉपिक लेना है, गूगल करना है, बुक्स पढ़ना है, कोचिंग जाते हो जहाँ भी पढ़ते हो, जिन भी सर के पास पढ़ते हो उनसे पूछना है, और आपको उसके 4 या 5 पॉइंट्स रेडी कर लेने हैं। 4-5 कीवर्ड्स होते हैं हर टॉपिक के अंदर में, वो नोट डाउन कर लेने हैं और इंट्रो कंक्लूजन आपको लिख देना है, बस इतना सही तो करना है। ज़्यादा मैं थोड़ी करूँ कि आपको पोथियाँ पढ़ डालनी है, बस उस पर आप लिख पाओ, आपके पास में 5 तर्क हो, 5 वोकैबुलरी हो, इंट्रो कंक्लूजन आपका रेडी हो, 1-2 आपके पास में फैक्ट्स हो। कुछ फैक्ट्स तो मैं यही डिस्कस कर ले रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स। तो बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि एक तो हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 अभी नोटिफाई हुए, जिसके अंदर में हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन करने की कोशिश की है। और जो हमारी प्लास्टिक के जो बैग होते हैं उनकी थिकनेस पहले 50 माइक्रोन थी, उसको बढ़ा के 75 माइक्रोन कर दिया, और 31 दिसंबर तक तो उसकी थिकनेस जो है वो 120 माइक्रोन हो जानी चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ इतना प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है लगभग 10 मिलियन टन का, और उसमें से 43% जो होता है वो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बैन ऑन सिंगल यूज जो प्लास्टिक है वो बड़ा ही रेलेवेंट है, इसको आप जरूर प्रिपेयर करें, ठीक है। अब एक एग्रीकल्चर का इशू ले लेते हैं।
एग्रीकल्चर का हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है, जो मैंने वो किया है स्मार्ट एग्रीकल्चर का, नीड ऑफ द आवर। ठीक है, एग्रीकल्चर पे किसी की पिटी चीज़ें नहीं, स्मार्ट एग्रीकल्चर यानी कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन जो है वो स्मार्ट एग्रीकल्चर ला सकते हैं, और वही हमारे देश की आवश्यकता है। रीजन क्यों सिलेक्ट किया टॉपिक, एक तो हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, ये हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, उस मिशन को पढ़ोगे, इसका उद्देश्य क्या है। दूसरा कि 67% जो हमारा टोटल क्रॉप एरिया होता है वो रेन फेड एग्रीकल्चर, वर्षा पे ही निर्भर होता है। इतनी बड़ा एरिया, क्रॉप एरिया हमारा वर्षा पर निर्भर करता है, तो वेदर की वेरिएबिलिटी की वजह से काफ़ी नुकसान समय उठाने पड़ते हैं, तो स्मार्ट एग्रीकल्चर उसका एक सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा सस्टेनेबल जो फार्मिंग है वही हमारी नीड ऑफ द जो संधारणीय हमारी कृषि, वही हमारा समाधान है। तो आपको कृषि के ऊपर में इस तरीके से टॉपिक डिस्कस करना है कि स्मार्ट एग्रीकल्चर में क्या आता है, वर्टिकल फार्मिंग के कॉन्सेप्ट है, प्रिसिशन फार्मिंग के कॉन्सेप्ट है ना, एआई और बिग डेटा का इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। तो आप उसको थोड़ा पढ़ोगे स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, तो आप देसी तरीके से जिस तरीके से एग्रीकल्चर पढ़ते हो उसे थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है, और यही आज समय की मांग भी है कि आप इस टॉपिक को पढ़कर जाए, स्मार्ट एग्रीकल्चर को। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है 31 वुमेन हेल्थ का। वुमेन हेल्थ का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। एक हेल्दी नेशन के लिए एक हेल्दी वुमेन होना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि 70% ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स हैं वो एनीमिक होती हैं, उनमें खून की कमी होती है, और हमारा एक अनीमिया मुक्त भारत अभियान हमने रिसेंट में लॉन्च भी किया है। उस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि किस तरीके से वुमेन हेल्थ की बात की जा रही है। दूसरा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं वुमेन्स में। 70% ऑफ वुमेन्स ऑफ इंडिया आर सफरिंग फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, तो हेल्थ के इश्यूज वुमेन्स में ज़्यादा हैं। इसके अलावा कुछ हमारी स्कीम्स भी हैं, जननी सुरक्षा योजना, देन प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये कुछ महिलाओं को लेकर इंपॉर्टेंट योजनाएं भी हैं, इनको आप पढ़ो। मी टू मूवमेंट पे भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से एक बोल्ड फेमिनिस्ट इनिशिएटिव है, तो मी टू मूवमेंट पे आप 5-6 लाइनें जरूर, 5-6 पॉइंट्स जरूर याद कर जाएं। और वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स कि अभी कितना परसेंट, शायद 10% से ही नीचे रहते हैं हमेशा वुमेन्स पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंटेशन इनका, और क्यों रहती हैं, क्या कारण है। तो इन सब इशू को लेकर आप अपना वुमेन का टॉपिक तैयार कर लीजिए, बट प्राइमरी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक वुमेन हेल्थ का मुझे नजर आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, रोल ऑफ योगा इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो अभी 21 जून है, जो कि इंटरनेशनल योगा डे है, उस दिन थीम हमारी थी योगा फॉर वेलनेस, है ना। तो एंड योगा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसका योगा उसका इंटीग्रल पार्ट है, और किस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो पोस्ट पेंडेमिक जो काफ़ी समस्याएं लोगों को देखने आ रही है, तो उसमें योगा का क्या इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, उस पर आप अपना ऐसे तैयार कर लीजिए। किस फॉर्मेट में करोगे? जिस फॉर्मेट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इनसे घबराना नहीं है, आप 1 घंटा पढ़ोगे, सीधा गूगल भी करोगे तो आपको 5 पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे जो आपको लिखने हैं। इंट्रो कंक्लूजन पे आप वर्क कर लीजिए। इसके अलावा आप जो है की शब्दावली, जो 5 से 6 इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं जो योगा से रिलेटेड जो आपको लिखने चाहिए जब भी योगा का टॉपिक है, बस उनको नोट कर लो, रट्टा लगाओ और पहुंच जाओ एग्जाम के अंदर, राइट। तो और जिन बच्चों को अगर समस्याएं आती है और प्रैक्टिस की जरूरत है, या वो थोड़ा और वीडियो लेक्चर के माध्यम से कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हैं, तो हमारा कोर्स में आ जाएं, बिल्कुल मेरे से रूबरू हैं। इसके अलावा है 33 वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन। इसका क्या मतलब होता है कि सभी लोग बैंकिंग व्यवस्थाओं से जुड़ जाएं, कोई बाहर नहीं रहे। तो वित्तीय समावेशन किस तरीके से होलिस्टिक ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, समावेशी विकास के लिए और समग्र विकास के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? एक तो इकोनॉमिक्स का है, दूसरा प्रधानमंत्री जनधन योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं अभी, तो उस परिप्रेक्ष्य में, दूसरा हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम काफ़ी अब बड़ा साइज का हो गया है, यूपीआई और रुपे कार्ड, और इनकी वजह से आप खुद भी गूगल पे और है ना इन सब का पेटीएम वगैरह इनका यूज़ करते हैं, तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमारा बड़ा हो गया, वो किस तरीके से वित्तीय समावेशन ला रहा है। तीसरा, नियो बैंक्स का कंसेप्ट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। नियो बैंक्स कौन से बैंक्स होते हैं? जिनकी सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस होती है, उनकी फिजिकल ब्रांचेज नहीं होती हैं। तो इंडिया में ऐसे नियो बैंक्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। और एक इससे मिला जुला जो सब क्वेश्चन बनता है वो ये कि इस कैशलेस इकोनॉमी प्रैक्टिकेबल इन इंडिया, क्या नगद रहित व्यवस्था जो है वो प्रैक्टिकेबल है इंडिया के अंदर में? तो आपको कुछ सॉल्यूशंस तो दिख रहे हैं कि हाँ प्रैक्टिकेबल है, तो इसका सब क्वेश्चन है, इसको आप तैयार करें, वित्तीय समावेशन पूछा जा सकता है। 34th है, डिस्पाइट रिस्क देयर इज अ ग्रेट पोटेंशियल इन क्रिप्टो करेंसीज। ये मैंने टॉपिक अपने वीडियो लेक्चर में कवर किया हुआ है, आप देख लीजिए। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? एक तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग पे बैन लगाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है अभी 2020 में ही। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, जो चीन है उसने क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन्स को क्या माना हुआ है? इलीगल माना हुआ है ना, और उस पर कंप्लीट बैन लगाया हुआ है।
तो इन दो कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए आप कि किस तरीके से क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो डिस्पाइट रिस्क देयर इज अ ग्रेट पोटेंशियल। तो हमारे 34 तक तो हम आ गए, आप थोड़ा सा और पेशेंस रख के बने रहिए और आपको ये टॉपिक्स डेली बेसिस पे आपको करने भी हैं, और करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और तभी मज़ा भी आएगा प्रिपरेशन करने का। उसमें क्या मज़ा कि उठ के चले गए और एग्ज़ाम दिया है, तैयारी करके जाओ अच्छे से। नेक्स्ट है टूरिज्म, यस यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर इंडिया। कारण इंडिया का प्रिंसिपल है इंडिया को ब्रांड इंडिया बनाना, खास करके इन दो मुद्दों में, मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म में। मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि केरला की चिकित्सा पद्धति है, इंडिया के पास में आयुर्वेद है वगैरह कई पद्धति है जिसकी वजह से लोग इंडिया आते हैं और वो टूरिज्म में इंडिया के वहाँ 7-7 दिन 8-8 दिन रुक के जाते हैं। तो इंडिया को ब्रांड इंडिया बनाना है मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म में, और हमारा जो सस्टेनेबल टूरिज्म का रोड मैप भी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। उसमें हम नीश एरियाज डेवलप कर रहे हैं, नीश एरिया यानी कि पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर में टूरिज्म इंडिया अट्रैक्ट कर सकता है, जैसे रूरल टूरिज्म, मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म, माइस टूरिज्म। ये क्या है कि यहीं आके लोग मीटिंग करें, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशंस, यहाँ एग्जीबिशंस करें, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां, बाहर के लोग आए। तो इस तरह के हम निशे एरियाज में डेवलप करना चाहते हैं खुद को, इंडिया को ब्रांड इंडिया बनाना चाहते हैं। तो इस पर आप जरूर टूरिज्म पे प्रिपेयर कीजिए। टूरिज्म एंड इट्स रिलेशन टू रिलीजियस पिलग्रिमेज, है ना। तो रिलीजियस पिलग्रिमेज में किस तरीके से टूरिज्म हेल्प कर सकता है हमारी, और किस तरीके से बढ़ावा हम हमारे रिलीजियस पिलग्रिमेज को दे सकते हैं। हाउ इज इंडियन टूरिज्म इम्प्रूविंग द इकॉनमी, इसका सब क्वेश्चन हो जाएगा कि हाउ इज इंडियन टूरिज्म इज इम्प्रूविंग द इकॉनमी। आपको इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको दे दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, अ टॉलरेंट सोसाइटी इज एन आइडियल सोसाइटी। जो सहिष्णु समाज होता है वही एक आदर्श समाज होता है। कारण क्यों पूछा जा सकता है, एक तो मॉब लिंचिंग के काफ़ी हमारे इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, जैसे अलवर में पहलू खान का इंसिडेंट हुआ, तो इन सब इंसिडेंट्स को लेकर हम ये कह सकते हैं कि हमें इतना सब मॉब लिंचिंग वगैरह नहीं चाहिए देश के अंदर में, समस्याएं बहुत आसानी से भी सुलझाई जा सकती है। इसके अलावा जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी है, तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें उन्होंने मॉब लिंचिंग को लेकर काफ़ी रेमेडियल और प्रिवेंटिव मेजर्स बताए हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज़ को प्रिपेयर करो कि एक जो सहिष्णु समाज है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और वो किस तरीके से एक आदर्श समाज का जो निर्माण करता है, वही आपको एक पेज के अंदर में 5 आर्ग्यूमेंट, 5-6 वोकेबलरी और इंट्रो कंक्लूजन, 2 फैक्ट्स। नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ का इशू, वैसे मैंने लेक्चर में कवर्ड किया हुआ है, एंड इंक्रीजिंग सोसाइटल टेंडेंसीज अमंग यूथ, वेरी इंपॉर्टेंट। कारण क्या है कि WHO हैज लेबल्ड इंडिया एज द वर्ल्ड मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री। इससे तो मुझे डिप्रेशन आ जाता है, इंडिया इतनी ज़्यादा मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री में नाम लिया जाता है। फिर हमारा एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 का, थोड़ा सा मैंने उसको डिस्कस भी किया हुआ है। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग इज डेंजरसली अट्रैक्टिव टू यूथ, ये सेपरेटली क्वेश्चन भी आ सकता है। और दूसरा, किस तरीके से ऑनलाइन गेमिंग जो है वो मेंटल हेल्थ अफेक्ट करती है। राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज़, तो बच्चों के साथ में जो अब्यूज़ होता है उसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, और एक सेपरेट टॉपिक भी हो सकता है राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज़ की क्यों होता है ये, और इसके क्या कारण है, इसका क्या समाधान हो सकता है। तो ये मेंटल हेल्थ का इशू है, कॉन्टेक्स्ट बता दिए, कुछ इसके सब क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट 38 है आपका बिग डेटा टेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, कारण क्यों पूछा जा सकता है। पहला तो डेटा जो है वो 21st सेंचुरी का जो है ऑयल माना जाता है। अब 21st सेंचुरी का क्या माना जाता है, ऑयल। जो ऑयल की वैल्यू जो 20वीं शताब्दी में थी, डेटा की वही वैल्यू अब 21st सेंचुरी में हर कंपनी, हर देश ज़्यादा से ज़्यादा डेटा लोगों का लेना चाहता है, और डेटा की एक बिग डेटा की टेक्नोलॉजी भी विकसित कर रहे हैं हर देश और हर कंपनियां। तो आप उसको पढ़ो कि बिग डेटा टेक्नोलॉजी क्या है, उसके क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकते हैं। जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका का आप एपिसोड देंगे, किस तरीके से अमेरिकी चुनावों को प्रभावित किया गया, फेसबुक से जो डेटा लीक होता है उसके बारे में इश्यूज़ हैं। फिर इसके अलावा हमारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 का हमने, हमारा देश बना रहा है पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। प्राइवेसी इज एन, एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्राइवेसी इज एन एलिटिस्ट आइडिया, सिर्फ प्राइवेसी जो है वो अमीरों के लिए होती है, गरीबों के लिए प्राइवेसी का कोई सेंस नहीं होता। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में है, डेटा के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा ई कॉमर्स, यस, ई कॉमर्स किस तरीके से बिग डेटा का यूज़ करती है, एंड ई कॉमर्स एंड इट्स एथिकल प्रॉब्लम्स, इससे किस तरीके से नैतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, या ई कॉमर्स के अंदर में क्या क्या नैतिक समस्याएं, चुनौतियां जो है वो रहती हैं।
तो इन सभी टॉपिक्स को आप बिग डेटा से जोड़कर देखना है और बिग डेटा टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर करना है। ये सब टॉपिक्स है, इन पर भी आपको 3-3, 4-4 पॉइंट्स अपने रेडी रखने हैं। ठीक है, अब आता है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, हाउ दे अफेक्ट नेशन। देखो आप देखो, एक अलग अलग टाइप की रेंज कवर करने की कोशिश की हुई है हमने। तो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स क्यों इस ये टॉपिक क्यों चुना है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अभी अपनी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है ट्रैफिक क्रैश इंजरीज एंड डिसेबिलिटीज, द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटीज। तो ट्रैफिक क्रैश की वजह से इंडियन सोसाइटी पे कितना बर्डन आ रहा है, उसके कुछ फैक्ट्स हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आप ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को पढ़ो, इस पर सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजमेंट्स हैं तो रिलेवेंट है ये भी। देन 40 पब्लिक सर्वेंट्स, व्हाट शुड बी देयर एथिकल वैल्यूज, उनके नैतिक मूल्य क्या हो। तो ये नैतिकता आधारित एक टॉपिक हो जाएगा। आप भी लोक सेवक बनने जा रहे हैं तो आप किस नैतिक मूल्यों पर काम करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। वैसे ही एक इन पे फिर सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कंपैशन एज ह्यूमन वर्च्यू, इस तरीके से एक डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कंपैशन की जो है वो एक ह्यूमन वर्च्यू होती है। ठीक है, तो किस किस क्या क्या नैतिक मूल्य होने चाहिए पब्लिक सर्वेंट्स के, और उस नैतिक मूल्यों पे भी एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। आप पढ़ोगे 5 अच्छे नैतिक मूल्य तो आप देखोगे कि कंपैशन एक नैतिक मूल्य होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एयर पॉल्यूशन के ऊपर में, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन। ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है एयर पॉल्यूशन का, क्योंकि दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे कैपिटल है, दिल्ली कैपिटल दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल मानी गई है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 ने क्या कहा है कि 30 में से 22 शहर तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इंडिया के ही हैं। 22 of the world's 30 most polluted cities are in India, and with Delhi being ranked as the most polluted capital city globally। तो इस वजह से आपका एयर पोल्यूशन का जो मुद्दा है बड़ा रेलेवेंट है और पूछा जा सकता है, तो आपको प्रिपेयर करना है। 41st, देन 42nd है करप्शन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस। अब करप्शन आप पढ़ते हो तो आप ट्रेडिशनल किताबों से पढ़ते हो, नहीं, करेक्ट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो। पहला तो ये करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स है जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है, उसमें इंडिया 180 कंट्रीज में 86th रैंक पर है, बहुत पुअर स्टेट ऑफ अफेयर्स है। फिर इंडिया ने रिसेंट में कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए जैसे जेम का, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये आपके सेपरेट क्वेश्चंस हैं, आपको इनको भी तैयार करना है। एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल, इस तरीके से सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं ताकि करप्शन को रोका जाए। और आपसे भी एक आर्ग्यूमेंट पूछा जा सकता है कि करप्शन को रोकने के आप कुछ तर्क दीजिए। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया 42nd का। 43 अर्बन फ्लड्स, तो जो हैदराबाद का जो इंसिडेंट है रिसेंट में और पिछले साल चेन्नई में जो हुआ, अर्बन फ्लड्स एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। एंड ये आपसे पूछा जा सकता है कि अर्बन फ्लड्स के क्या कारण होते हैं, इसके क्या समाधान दिए जा सकते हैं, क्योंकि डिजास्टर रिलेटेड टॉपिक है। एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज नथिंग बट द ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन, उसका एक सब टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है कि अर्बनाइजेशन इन इंडिया इज नथिंग बट द ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन। इस पर भी आप 3-4 अपने आर्ग्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। 44th है ई व्हीकल्स, द फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ई व्हीकल्स जो है फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्यों है, क्योंकि इंडिया ने अभी जो 2 व्हीलर के ऊपर में जो सब्सिडी है उसको 50% कर दिया है ना। हमारी स्कीम है फेम 2, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम। तो फेम 2 के तहत हमारी जो 2 व्हीलर्स पे जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स हैं उन पे सब्सिडी 50% कर दी है, और हमारा एक नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन भी है। तो हम सब इतना कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ई व्हीकल जो है वो हमारा फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो उस पर आपसे सवाल बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 45th पर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, बहुत रेलेवेंट है। हालांकि एजुकेशन पे आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन दोबारा भी पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अ फंडामेंटल रिफॉर्म इन एजुकेशन क्यों पूछा, इसके सब टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके सब टॉपिक्स हो सकते हैं, एजुकेशन है सोशल जस्टिस, एजुकेशन सामाजिक न्याय करता है। हाउ टू प्रमोट इनोवेटिव आउटलुक इन एजुकेशन, ये भी पूछा जा सकता है। फ्यूअर स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च वर्क, इसका कारण पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों है कि रिसर्च वर्क में इंडिया में कम स्टूडेंट इंटरेस्टेड रहते हैं। एंड डिस्टेंस लर्निंग वर्सेज क्लासरूम एजुकेशन, या ई लर्निंग वर्सेज क्लासरूम एजुकेशन। तो इन सब टॉपिक्स पे आप रेडी रहिए एजुकेशन से रिलेटेड। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो करनी ही करनी है, साथ में ये 4-5 सब टॉपिक्स भी आप एजुकेशन में 3-3, 4-4 पॉइंट इन सब पे आप तैयार करोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुलिस एंड सोसाइटी, व्हाट रिफॉर्म्स आर नीडेड। ये क्यों लिया है, क्योंकि अभी जो विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का जो मैटर काफ़ी उछला और इस पर काफ़ी बवाल भी हुआ, तो उसके रिलेटेड जो आपके और समाज के और पुलिस के बीच में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और किस तरह के सुधारों की आवश्यकता है, तो वो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि आपके राइट्स क्या हैं पुलिस के अगेंस्ट में, व्हाट आर योर राइट्स। तो बेसिक लीगल अंडरस्टैंडिंग भी पूछी जा सकती है, तो इसको आप तैयार रखिए।
नेक्स्ट आता है दलित एट्रोसिटीज, यस, इंपॉर्टेंट कॉजेज एंड सॉल्यूशंस। तो हमारा एक कानून है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, उसका एक अमेंडमेंट हुआ था 2018 में। उस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने अपील्ड किया यानी कि उसको माना है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल सही है। तो दलित एट्रोसिटीज क्यों हो रही है देश के अंदर में, रोहित वेमुला वगैरह बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो दलित एट्रोसिटी से संबंधित हैं, तो उसके कॉजेज उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, तो इस पर आपसे क्वेश्चन बनता है क्योंकि बहुत सोशल मुद्दा है, बहुत ही मार्मिक मुद्दा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 48 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये बड़ी वर्ल्ड बैंक की बड़ी पॉपुलर रिपोर्ट थी, हालांकि अभी इसको डिसकंटिन्यू किया है, बट हाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म इंडिया ने लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठाए थे और इसके अर्थव्यवस्था काफ़ी बदली इंडिया की। तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है और हाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म दी इंडिया। नेक्स्ट आता है ई गवर्नेंस का मुद्दा, ठीक है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, हाउ इट हैज ट्रांसफॉर्म दी गवर्नेंस। तो हैदराबाद डिक्लेरेशन क्या हुआ है ई गवर्नेंस पे, और डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव है इंडिया का वो किस तरीके से ई गवर्नेंस को मजबूत कर रहा है और ई गवर्नेंस किस तरीके से इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर रही है, इस पर आपको प्रिपेयर कर लेना है एक पेज के अंदर में उसी फॉर्मेट में जो मैंने बताया है। 50वां टॉपिक है आपका ब्लू इकोनॉमी, हाउ इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। रिसेंट में बहुत ही इस पे भी काफ़ी थिंकर्स डिस्कस कर रहे हैं ब्लू इकोनॉमी, और इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने भी अपनी एक ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी निकाली है, पब्लिक डोमेन में रखी है। तो ब्लू इकोनॉमी पढ़ो कि ब्लू इकोनॉमी क्या होती है और इंडिया इससे किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। इंडिया एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बहुत रिलेवेंट टॉपिक है, बिल्कुल आपको प्रिपेयर करना है कि किस तरीके से अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से ऑटोमेशन के साथ में मिक्स हो रही है और इंडिया को इससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट 52 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज, प्रिपेयर करना है उनका रोल क्या है इंडिया में। क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी फंडिंग को लेकर पिछले काफ़ी सालों से जो इनकी फॉरेन फंडिंग को FCRA के अंदर में कवर्ड होते हैं ये, तो उनकी फॉरेन फंडिंग्स को लेकर काफ़ी मुद्दे हुए थे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, किस तरीके से ये अच्छी सिविल सोसाइटी तो बनाती हैं लेकिन इनकी खुद की अकाउंटेबिलिटी, इनकी जवाबदेहिता के लेकर प्रश्न उठे हैं, तो इसलिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 52 हो गया। अब कुछ लास्ट में 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये जरूर करके जाने। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आगे मैं लिख भी रहा हूँ, आपको करना है, शुरुआत इसी से करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, कि ये जो 17 गोल्स हैं ये क्या है, किस तरीके से ह्यूमैनिटी का फ्यूचर्स है, किस तरीके से सामाजिक न्याय जो होता है वो एक मानव अधिकार होता है और वो सस्टेनेबल गोल्स ही उस मानव अधिकार को, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेंगे। आपको पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, 17 गोल्स क्या है, कब तक अचीव करने हैं, इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो एक पेज में ये आपको 5-6-7 चीज़ें इसके ऊपर में लिख देनी है, बस इतना ही करना है, फिर आएगा तो लिख देना, बस बहुत है, उतना बहुत है, उसको लेके घोंटते नहीं रहना, 5 घंटे नहीं वेस्ट करने। मजा आता है कई बार पढ़ने में, नहीं, आपका काम है 250 शब्दों तक लिमिट करना, कि मेरे को 5 आर्ग्यूमेंट मिल जाए, 5 वोकेबलरी मिल जाए, इंट्रो कंक्लूजन हो जाए, तो मेरा काम हो जाएगा, 1-2 फैक्ट मिल जाए। कोविड-19 इंपॉर्टेंट, हाउ इट इज चेंज द वर्ल्ड ऑर्डर, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। नेक्स्ट सोशल मीडिया, इसमें मैंने लेक्चर में डिस्कस भी किया है काफ़ी, कुछ कॉन्टेक्स्ट भी बता देता हूँ कि सोशल मीडिया अ चैलेंज टू सोशल हार्मनी, अ नीड फॉर इट्स रेगुलेशन, इसके रेगुलेट करने की इसकी आवश्यकता क्यों है और किस तरीके से सोसाइटल हार्मनी को ये चैलेंज कर रहा है। अब इस पे सब क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं पहले वो देख लेते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। सोशल मीडिया के अलावा देयर इज ए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, ये भी तैयार करना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी तैयार करना है, मास मीडिया भी तैयार करना है और सोशल मीडिया भी तैयार करना है। बायस्ड मीडिया इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ न्यूज मीडिया इन इंडिया, मास मीडिया हैज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोसाइटी। तो ये कुछ आपके इसके सब टॉपिक्स है, इसको तैयार करोगे तो इनको भी 4-4, 3-3, 4-4 पॉइंट तैयार करने हैं। इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ एंड द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोशल रिलेशनशिप्स, फ्री स्पीच एज a democratic right, and social media, does it help or hinder the social progress, and are newspapers still influencing the youth? The newspaper, news media, mass media, social media, electronic media, और किस तरीके से डेमोक्रेसी को अफेक्ट करते हैं, किस तरह से आवाज़ होते हैं वगैरह, ये सारे टॉपिक्स आपको एक साथ कवर करने हैं। इसके रेगुलेशन को लेकर मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है, आप उसको देख लें। अब आपके लास्ट के कुछ टॉपिक्स, सरोगेसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंडियन फैमिली का एक सब टॉपिक है ये। तो सरोगेसी में क्या किया है इंडिया ने, कमर्शियल सरोगेसी जो है बैन की है, सरोगेसी बिल 2020 बिल है अभी 2020 में, और अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को अलाउ किया है। तो आप पढ़ना कि अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी क्या होती है, कमर्शियल सरोगेसी क्या होती है, और सरोगेसी की सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो बढ़ क्यों रही है, इसकी सोशल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर आपको आर्ग्यू करना है। सरोगेसी आप पढ़ो क्या है सरोगेसी,
इनको नहीं पता गूगल करो अभी सरोगेसी क्या होता है। फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़, यस वेरी इंपॉर्टेंट, उनके राइट्स क्या हैं, राइट्स ऑफ LGBTQ कम्युनिटी फ्रॉम द मार्जिन टू द मेन स्ट्रीम्स एम्पावरिंग द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। इनको पढ़ो आप, इनके राइट्स क्या हैं, इनके मुद्दे क्या हैं। अभी रिसेंट में एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी बनाए गए हैं, तो बड़ा ही रेलेवेंट मुद्दा है ये। तो वो जो जज हैं वो इन्हीं कम्युनिटी से आते हैं, तो आप देखो उनको पढ़ो कि क्या है वो, एंड उनके क्या राइट्स होने चाहिए, उनके साथ में किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसके अलावा इंडियन सिनेमा में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन सिनेमा, ये एक सब टॉपिक है। सेंसरशिप, ये एक सब टॉपिक है। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म OTT जो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार वगैरह, अमेजोन वगैरह ये आगे हैं, उनसे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, ये हमारा मिशन है फिल्म हेरिटेज मिशन, उसका क्या उद्देश्य है। देखो सब टॉपिक्स इंडियन सिनेमा पे आप कवर करोगे। इंडियन सिनेमा पे इस तरह से पूछा जा सकता है कि इंडियन सिनेमा समाज का दर्पण होता है, मिरर होता है, तो इस तरह से आपको इस टॉपिक पे आर्ग्यू कवर करने हैं। जुडिशरी आपको कवर करने हैं। इंडियन जुडिशरी में 3 मुद्दे जरूर पूछे जाते हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देर से न्याय किया है तो क्या न्याय किया, वो तो मना ही कर दिया। जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है जुडिशरी एक्टिव होकर काम करे, और ओवररीच का मतलब होता है कि दूसरी एजेंसीज के दायरे में भी घुस जाए। तो हमें जुडिशरी एक्टिव चाहिए, लेकिन इतनी एक्टिव भी नहीं चाहिए कि दूसरे डोमेन्स में वो पार्लियामेंट और जो एग्जीक्यूटिव है उनके डोमेन्स में चली जाए। तो जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच एंड रोल ऑफ जुडिशरी इन डेमोक्रेसी। तो जुडिशरी से रिलेटेड ये 3 मुद्दे हैं, तीनों पे आप 5-5 पॉइंट्स अपने और 2-2 आपके फैक्ट्स और कीवर्ड्स आप याद कर लीजिए। फैमिली, तो फैमिली से रिलेटेड एक सरोगेसी का टॉपिक तो हो ही गया। उसके अलावा हाउ पेरेंटिंग इज, फैमिली बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लेकिन फैमिली के सब टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली हर आदमी का सोर्स ओरिजिन सब कुछ यही है, रहता तो अल्टीमेटली फैमिली में ही है ना। तो हाउ पेरेंटिंग इज चेंजिंग इन रिसेंट टाइम्स, टेक्नोलॉजी आने की वजह से, वेस्टर्नाइजेशन होने की वजह से, मोबाइल आने की वजह से हाउ पेरेंटिंग इज चेंजिंग, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन ऑन इंडियन फैमिली, इसको देखो। इन्वायरमेंट एंड जीन्स, या इन्वायरमेंट का मतलब प्रकृति नहीं है, या मतलब आपका फैमिली का इन्वायरमेंट, एंड जीन्स कंट्रीब्यूट टू फॉर्मिंग पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व आपके जीन्स और आपके परिवार का जो पर्यावरण है उससे डिपेंड करता है। टुडे फैमिली मेंबर्स ईट फ्यूअर मील्स टुगेदर, आज के जो फैमिली मेंबर्स है वो एक साथ खाना कम खाते हैं। कारण, एंड द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज विल मेक द ओल्ड एज होम्स इन इंडिया इंक्रीज इन नंबर्स। तो न्यूक्लियर फैमिली जितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं उतनी ज़्यादा हमारे यहाँ पे ओल्ड एज होम्स भी बढ़ेंगे। इस तरह के कुछ टॉपिक्स फैमिली को लेकर कवर किए जाते हैं, तो इंडियन फैमिली को आपको कवर करना है। इस तरीके से सारे टॉपिक्स आपके हो गए हैं। इसके अलावा मैंने इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स तो आपको वीडियो लेक्चर्स में कराए हुए हैं, और जो बच्चे हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको मैं इनमें से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट तो करवाऊंगा। इसके अलावा जैसा वो चाहेंगे कि और भी करवाओ, तो मैं तो तैयार हूँ पूरी रात मेहनत करने के लिए, और मैं तो सारे भी करवा दूंगा आपको। तो आप खुद से करो या आप मुझसे करवा लो, एक ही बात है। इसके अलावा मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी 29 को जैसे ही आपका एग्ज़ाम फिनिश हो, तो एग्ज़ाम फिनिश होते ही आपको अपना रजिस्टर ज़रूर मेंटेन करना है। हो सकता है कि आप 50 ऐसे ना प्रिपेयर कर पाओ, हर बच्चा नहीं कर पाएगा, इट्स पॉसिबल, लेकिन अगर उसने 40 भी किए, अगर उसने 50 की जगह 40 किए, 30 भी किए, तो कुछ करके तो जा रहा है वो, उसके पास कुछ तो है। इसके अलावा मैंने आपको लेक्चर्स में, जो हमारे वीडियो लेक्चर्स, उसमें मैंने बताया भी है कि टॉपिक नहीं भी कुछ समझ में आया तो उस पर गोलमोल लिखने की बजाय आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ करो। सिखाया मैंने, जाके वो लेक्चर देखो। या इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट्स कैसे दिए जाते हैं किसी भी विषय वस्तु पे, समावेशी विकास का, संधारणीय विकास का, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की डिबेट छेड़ दो 2-3 लाइनों में, तो कवर किया जा सकता है हर मुद्दा इफेक्टिवली भी, इधर उधर की बात करने की बजाय। कोशिश ये करो कि आप 50 टॉपिक्स कवर करके जाओ, 60 में से मैंने 10 तो मैंने ही करवा रखे हैं, तो रिमेनिंग आपको 50 टॉपिक आपको कवर करने हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि आपको सारा पोथियाँ नहीं भरनी है, एक पेज में आपका एक टॉपिक कवर होना चाहिए, उसमें आपके 5 की आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, इंट्रो कंक्लूजन, 3-3 लाइन का इंट्रो, 3 लाइन का कंक्लूजन, और आपके 5-6 कीवर्ड्स और 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बस। उसके अलावा उस टॉपिक को बंद करो, क्योंकि वो आएगा तो उतना भी बहुत है आपके लिए, उतना याद रह गया आपको, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। और डेली लेटर में भी आप क्या करोगे, फटाक से सारे फॉर्मेट्स, जो क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे, खुद से पढ़ रहे, उनके लिए है कि अपने सारे फॉर्मेट्स लिख लो, और जितने भी 15 डिफरेंट टाइप के इंट्रो कंक्लूजन होते हैं, उन 15 डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग टाइप के लेटर्स में उन इंट्रो कंक्लूजन को लिख लो। प्रेसी की प्रैक्टिस कर लेना। और जो सिर्फ टेस्ट सीरीज हमसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी टेस्ट सीरीज 29 से है, उसमें मैं लेक्चर्स भी दूंगा, तो उसमें एक ऐसे और एक लेटर, आप 7 ऐसे 7 लेटर प्रैक्टिस कर जाओगे, उसमें से 1-2 प्रेसी भी कर देंगे, तो मेरे हिसाब से आपको सफिशिएंट रहेगा। और बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार करवा दिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट क्विकली। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, आत्मनिर्भर भारत,
then artificial intelligence, startup ecosystem, then universal health coverage, Ayushman Bharat, Northeast का holistic development, and then दिव्यांगजन उनके issues, आज़ादी का अमृत महोत्सव, and then gig economy, इंडियन कल्चर, उसमें आपको इंडिया हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज तो करना ही है, इंडिया स्पेस पावर, अकाउंटेबिलिटी कैसे आती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, देन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरह से बदल रही है, स्किल डेवलपमेंट उसके कॉन्टेक्स्ट, एंड देन जीरो हंगर फूड फॉर ऑल उसका कॉन्टेक्स्ट, गांधी जी की अप्रोच सेल्फ रिलायंस को लेकर, अपनी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, देन स्पोर्ट्स, देन टेक्नोलॉजी कैसे चेंज का माध्यम बन रही है, एंड देन वाटर सिक्योरिटी, नीति आयोग किस तरीके से संघवाद को बदल रहा है, एंड ई वेस्ट मैनेजमेंट, लोक प्रशासन किस तरीके से सामाजिक बदलाव लाता है, रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया के क्या टारगेट्स हैं, क्या अचीव कर रहा है इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप से किस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान, एंड लेबर लॉ रिफॉर्म्स किस तरीके से अनस्किल्ड लेबर को अफेक्ट कर रहा है, पंचायती राज सिस्टम्स किस तरीके से आत्मनिर्भर गांव बना सकती है, सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन, स्मार्ट एग्रीकल्चर फ्यूचर है एग्रीकल्चर का, वुमेन हेल्थ आपका इशू आ गए सारे, वुमेन हेल्थ का मी टू मूवमेंट लिंक कर दीजिएगा, वुमेन्स इन इंडियन पॉलिटिक्स भी इसके साथ लिंक कर दीजिएगा, योगा क्योंकि अभी हमारा योगा फॉर वेलनेस ही हमारी थीम है, वित्तीय समावेशन, जनधन योजना, डिजिटल बैंक्स, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स एंड नियो बैंक्स, क्रिप्टो करेंसीज डिस्कस कर ली मैंने, टूरिज्म क्यों नेक्स्ट बेस्ट थिंग है, एक सहिष्णु समाज या आदर्श समाज क्यों होता है, देन मेंटल हेल्थ बड़ा इशू है, बिग डेटा टेक्नोलॉजी कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दे दिया, देन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का दे दिया, पब्लिक सर्वेंट्स की क्या नैतिक मूल्य होने चाहिए, उन नैतिक मूल्यों पे भी सेपरेटली क्वेश्चन आ सकता है, एयर पोल्यूशन क्यों रेलेवेंट है, देन करप्शन, देन अर्बन फ्लड्स, देन ई व्हीकल्स, देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उससे जुड़े हुए ये सोशल जस्टिस है, इनोवेटिव आउटलुक है, रिसर्च वर्क, डिस्टेंस लर्निंग, ई लर्निंग वर्सेज क्लासरूम, पुलिस एंड सिक्योरिटीज, दलित एट्रोसिटीज, देन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ई गवर्नेंस, ब्लू इकोनॉमी, इंडिया एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, and then sustainable development goals very important, COVID-19 very important, social media and other media का interaction और democracy से link and fundamental rights से link, surrogacy family का एक important topic चल रहा है अभी, transgender communities उनके rights, Indian cinema correct, and then Indian judiciary उसके 3 सब topics, family इनके ये सब topics, तो ये आपको 7 दिन में इन सबको कवर कर देना है और लगा देना है रट्टा, लेटर कर लेना है, 3-4 प्रेसी की प्रैक्टिस कर लेनी है और फिर देखते हैं आपके मार्क्स 70+ मार्क्स कैसे नहीं आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो गया क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस भी करना चाह रहा था, सिर्फ टॉपिक्स नहीं देना चाह रहा था, एंड आपको ये भी बताना चाह रहा था कि हम किस तरीके से टियर 3 की तैयारी करवाते हैं या किस तरीके से सोचते हैं और बच्चे क्यों अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ हम कुछ सीख के ही गए और हमारे अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। तो 29 जनवरी से हमारा बैच भी आ रहा है, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन करें और मिलते हैं फिर आपको। ठीक है, थैंक यू।